फॉर एग्जांपल हमें कोई भी एक स्टैंडर्ड रूम मॉडल करना है, ठीक है। एक प्रैक्टिस रूम से सबसे पहले हम लोग वही करते हैं, पॉलीगॉन में गए, क्यूब उठाया और एक क्यूब बना के हमने रूम रख दिया, ठीक है। अब अगेन मेरी आदत है, आई लाइक टू कीप थिंग्स इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जब आप मॉडल बना रहे हो तो मेक श्योर कि आपको आइडिया हो कि चीज़ें कितनी बड़ी कितनी छोटी करनी है। उससे ये होता है कि आपका जो रूम का या ऑब्जेक्ट्स का, लोकेशन का, हर चीज़ का प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहता है। वरना फिर कभी कभी होता है कि रूम बहुत बड़ा तो दीवार बहुत छोटी, टेबल बहुत बड़ी, कुर्सी बहुत छोटी, इस तरह से कंफ्यूजन बहुत सारा हो जाता है। तो उसका एक बहुत सिंपल सा हल में ये निकालते हैं कि व्हाट आई डू इज कि फॉर एग्जांपल इफ आई गो इनसाइड द रूम, रूम के अंदर आ गए या फिर रूम के अंदर बाहर जाते हैं, एक छोटा सा फॉर एग्जांपल बॉक्स पिलर बना दिया, ठीक। इस पिलर को आके मैंने साइज दे दी इसकी, इफ आई कम इनटू दिस हाइट 40, ठीक। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हो गया कि दिस इज अ स्टैंडर्ड हाइट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। यार जितनी भी हमें रैंडम उठानी है, अभी ऑब्वियसली मैं अगर ह्यूमन को उठाऊँ तो 6 फीट के हिसाब से तो मैं उस फीट पे जा ही नहीं रहा। मैंने कहा यार ये एक इंसान की हाइट हो गई मेरे पास कांस्टेंट अप्रॉक्सीमेटली 40, उस हिसाब से अब मुझे डोर को या दरवाजे को चेक करना है। अगर आपको और एक्यूरेटली काम करना है तो ऑब्वियसली हम माया में जाके यूनिट्स माया के चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ उसके हम कितने साइज वगैरह यूनिट्स करते हैं। इस वक्त जो बाय डिफॉल्ट हम यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, इफ यू गो इनटू विंडो सेटिंग्स एंड प्रेफरेंसेस, ठीक, यहाँ पे अगर आप आ जाओ तो माया की सेटिंग्स, प्रेफरेंसेस वगैरह इसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ों की सेटिंग्स फिर हम यहाँ से चेंज करते हैं। एक सेटिंग और समटाइम्स वी डू इज इफ यू गो इनटू अंडू के ऊपर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अंडू साइज 50 है, मतलब ये कि 50 टाइम्स आप कंट्रोल Z अगर आप इसकी आदत है। समटाइम्स किसी का भी शुरू में जब आता था माया तो उस पर 10 साइज होती थी, क्योंकि जितने ज़्यादा अंडू ऑपरेशंस माया रिमेंबर करता तो एक ये परसेप्शन भी है कि इवेंचुअली माया थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा अगर आप सुबह से रात तक कंटिन्यूसली काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो फिर सारे ऑपरेशंस को अंडू करके रिमेंबर कर रहा है, उतने कंट्रोल Z, तो फिर हम उसको लिमिट दे देते हैं कि आप कितने अंडू ऑपरेशंस को याद रखो। तो बाय डिफॉल्ट समझो कहीं कहीं 10 भी होता है, इस टाइम फॉर एग्जाम्पल 50 किया हुआ है। कभी कभार जब हम मॉडलिंग करते हैं तो मैं इसको 100 तक, या अक्सर लोग इसको इन्फिनाइट कर लेते हैं। इन्फिनाइट नहीं रखना, इन्फिनाइट मतलब वो सारे ऑपरेशन रखेगा तो इवेंचुअली 2-3 घंटे के बाद माया स्लो या हैंग होना शुरू हो जाएगा। फाइनाइट 100 ऑपरेशन आर मोर देन इनफ, इतने ज़्यादा भी अभी हमने मिस्टेक्स नहीं करनी। एक अंडू को चेक कर लेना, कभी कभार अंडू ऑफ हो जाता है, एक दफ़ा ये भी हुआ है कि आप कंट्रोल Z नहीं हो रहा था, वो सम हाउ सेटिंग्स में से आके एक अंडू कर लेते हैं। दूसरा यहाँ कहीं यूनिट्स का इसमें ऑप्शन आ जाता है, टाइम स्लाइडर, स्नैपिंग सिलेक्शन, रेंडर नोड्स, मॉड्यूल फाइल ब्ला 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 ब्ला। यूनिट्स कहाँ गया यार? नर्व्स, डिस्प्ले में था, सेटिंग्स में से था, हाँ सॉरी सेटिंग्स के अंदर, ठीक। सेटिंग्स टैब के अंदर यूनिट्स हैं। एक तो अप एक्सेस, ऊपर वाई एक्सेस, इसको नहीं चढ़ते, बाय डिफॉल्ट आपका सेंटीमीटर के हिसाब से वो मेजर करता है। तो जब हम 1 लिखते हैं तो बेसिकली ये 1 सेंटीमीटर है। जब हमने इसकी हाइट दी 640 तो ये 40 सेंटीमीटर के हिसाब से काम कर रहा है। तो इफ़ यू वर्क विद सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, इंच या फुट, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया 40 सेंटीमीटर, ठीक है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। कभी कभी मैंने कहा ना अगर आप बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रहे हो तो फीट या इंचेस के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से आके चेंजेस हम कर लेते हैं। मैं भी चेंज नहीं करूँगा क्योंकि फिर मेरे माया पे और बहुत सारे सीन्स है वो सेंटीमीटर के हिसाब से बने हुए हैं, तो फिर उस हिसाब से सारी इसकी कंट्रोल हो जाएगी। फिलहाल इसको अंडू किया, ये 40 सेंटीमीटर का बंदा आ गया। चले ना भी आए तो अगर मैं इसको कहूँ कि यार दिस इज माय ह्यूमन हाइट, 6 फुट के हिसाब से बंदा है, उसके हिसाब से दीवार अब देखो बहुत ऊंची हो गई, मतलब मैंने 12-13 फुट की इतनी ऊंची दीवार हमने बनाई, तो ये चीज़ रियलिस्टिक नहीं आती। इफ आई सेलेक्ट द हाउस अगेन, नीचे आ गया पॉलीक्यूब, तो ये 86 हाइट हो गई। अब उस हिसाब से हमें पता है कि यार अब ये चीज़ सही नहीं है, इसको मैक्सिमम 50 कर लेते हैं, ताकि अगर ये मेरा बंदा है इसकी हाइट 50 के हिसाब से अब बहुत कम हो गई, क्योंकि 40 का तो ये खुद था, तो 40 का खुद था तो उस हिसाब से 60-70 कर लेते हैं, ठीक। साइड व्यू में गए और इसको उठा के मैंने 0 पे रखा और दिस इज़ माय ह्यूमन हाइट, उस हिसाब से थोड़ा सा और ऊंचा कर दिया, ऑलमोस्ट 70, बल्कि अभी भी थोड़ा ज़्यादा, पर हमने कहा चलिए ठीक है इतना काफ़ी है हमारे पास। फिर वापस पर्सपेक्टिव में आ गए, देन कम इनसाइड। अच्छा, अब इनसाइड द रूम आ गए तो 2 प्रॉब्लम आ गई कि एक तो ये ब्लैक हो गया और बाहर आ गए, तो अभी अंदर बाहर आने का जो इशू है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यूजुअली दूसरी चीज़ मैं ये करता हूँ कि राइट क्लिक किया, फेस में गए, एक ये फेस सेलेक्ट किया,
हम आ जाते हैं मॉडलिंग मेन्यू के अंदर, यहाँ पे मैश में गए, ठीक है, और इसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने से क्या होगा कि कुछ नहीं हुआ, एरर आ जाएगा। एरर क्यों आया, सॉरी, अच्छा सेपरेट नहीं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑप्शन बॉक्स, लेट मी एडिट रीसेट सेटिंग्स, नहीं सॉरी, एक्सट्रैक्ट अलग ऑप्शन है, इसको हम कर देते हैं नहीं, एक्सट्रैक्ट में तो वो एक्सट्रैक्ट कर देगा। वही तो कह रहा हूँ, तो एक्सट्रूड किया तो मैं, अच्छा मुझे फेस सेलेक्ट किए, एक्सट्रूड नहीं एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट किधर गया ये यार, ठीक, ये एक्सट्रैक्ट आ गया। चलो वापस कंट्रोल दैट, ओके जी, दोबारा से शुरू। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। रूम आ गया। इस रूम को भी बेसिकली वी हैव टू वर्क इनसाइड दिस रूम। तो प्रॉब्लम ये आता है जब आप रूम के अंदर काम कर रहे हो, तो आपने तो वॉल्स पहले बना दी, या तो फिर मैं रूम वॉल्स बाद में बनाता हूँ, पहले इंटीरियर सारी फनकारी करता हूँ, ठीक है, पर मुझे उसके साथ ही साथ काम करना ज़्यादा मुनासिब लग रहा है, तो मुझे रूम, अब उसमें हमें बार बार अंदर जाना पड़ रहा है, बार बार बाहर, तो ये ज़रा सा मुश्किल आ गया। तो दो तरीके आते हैं, दो तरीके ये कि एक तो उसको मैं फिलहाल फॉर एग्जाम्पल डुप्लीकेट के साइड में रखा हूँ। एक तरीका ये कि राइट क्लिक किया, फेस में गए, एक ये फेस सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, इसके दो कोई भी साइड्स के फेसेस, एडिट मैश में आए और हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट इस वर्जन में यहाँ पर है, आपके वर्जन जो आप यूज़ करो उसका उसमें कहीं और होगा, उसमें भी ज़रूर एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट पे आ जाएंगे। एक्सट्रैक्ट क्या करेगा कि वो जो दो फेसेस आपने यूज़ किए थे, उन दो फेसेस को वो अलग अलग कर देगा, ठीक है। कंट्रोल दैट, जो दो फेसेस थे उसको अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ, तो ये दो अलग हो गए और ये बॉडी अलग हो गई, ठीक। ये एक्सट्रैक्ट टूल है कि आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट के फेसेस को हम अलग कर देंगे। बाद में इन वॉल्स को रेंडर करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं लगा दूंगा, वरना फिलहाल इसको मैंने नीचे रखा और कंट्रोल H प्रेस करके हाइड कर दिया, ठीक है। वापस आ जाता है माया के शॉर्टकट्स के ऊपर जो हमने पहले यूज़ किए थे। कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट, CTRL प्लस H इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाइड, ठीक है। हाइड क्या करेगा, मीन्स कि जो करंट आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है उस ऑब्जेक्ट को उसने हाइड कर दिया। वापस डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले, शो, और इसमें फिर शो लास्ट हिडन कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट H, तो वो आपके पास वापस आ जाएगा। फिर सेलेक्ट किया मैंने इसको, कंट्रोल H, सीन में मौजूद है, ऑब्जेक्ट हाइड हो गया, और विंडोज़ शो ऑल कर देंगे, सारे आ जाएंगे। तो फिलहाल मैंने इसकी दीवारें गायब कर दी। तो एक तरीका ये कि नाउ आई कैन वर्क इनसाइड दिस वाल। दूसरा फिर तरीका हम ये यूज़ करते हैं कि अगर मैंने वही रूम उठाया तो इस वक्त इस रूम की दोनों साइड हमें नज़र आ रही है, एक अंदर से भी है, बाहर से भी। हमने रूम सेलेक्ट किया, कंट्रोल A प्रेस किया तो एट्रीब्यूट एडिटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। या आपने इस आइकॉन पे यहाँ पे आके क्लिक करो तो उसका एट्रीब्यूट एडिटर आ जाएगा, मीन्स पूरे ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हमें नजर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एट्रीब्यूट एडिटर आपके ऑब्जेक्ट की तमाम क्वालिटीज़, एट्रीब्यूट्स, पैरामीटर्स, सब चीज़ें इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं। इसमें आके हम कहते हैं कि भाई मेरे रेंडर स्टैट्स का एक टैब है, उसमें आ जाओ। अगेन पॉलीक्यूब शेप नोड के अंदर यहाँ पे इसकी रेंडर स्टैट्स हमें दिखाएगा कि ऑब्जेक्ट को मैंने डबल साइड किया हुआ है। डबल साइड का मतलब ये कि दोनों साइड से, अंदर से भी नजर आएगा, बाहर से भी ऑब्जेक्ट है। समटाइम्स मैं इसको कह दूंगा कि यार सिर्फ सिंगल साइड कर दो। अब क्या होगा कि अगर आप ऑब्जेक्ट के अंदर आओ तो गायब हो गया, मैंने कहा यार ये तो उलट हो गया, मुझे क्या करना है, डबल साइड ऑफ करके इसको अपोजिट कर दो, तो अब सिर्फ आपको अंदर से ऑब्जेक्ट नजर आएगा, ठीक है। बाहर से बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। अब अंदर से ब्लैक है, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि इस वक्त लाइट जो है वो बाहर से पड़ रही है ऑब्जेक्ट की और अंदर से नहीं पड़ रही। और फिर इसको मुझे सिंपली फिर दूसरा ऑपरेशन क्या करूँगा, मैश डिस्प्ले में जाके इफ़ आई डू रिवर्स, तो फिर रिवर्स या सरफेस, यार ये माया का अंदर से ब्लैक ही रहेगा, नहीं करो यार। ये एक और मसला है, कंट्रोल D साइड में करो, इस पे तो सही हो गया। प्रॉब्लम पहले क्या आ रही थी, इफ आई गो बैक टू व्यू कोड 9, ये अभी भी ब्लैक होगा, ठीक है। एक इशू तो ये व्यू कोड के साथ है कि आपको अंदर से ऑब्जेक्ट ब्लैक नजर आएगा। 7 में नहीं आएगा, 7 में सही है।
जो आप लोग यूज़ कर रहे हो, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं 16 में, ये मसला नहीं है। ये मसला या तो ग्राफिक्स कार्ड का है, या जो माया के एक रेंडर के अंदर व्यू कोड दिया हुआ है 2.0, इस व्यू कोड का मसला है। ठीक है कि समहाउ ये एक साइड की सरफेस को सही दिखाएगा, अंदर से एक साइड आपको ब्लैक दिखाएगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, बाहर से सही नज़र आ रहा है, अंदर से ब्लैक आएगा। कुछ इसका एक अजीब सा लॉजिक है जो अभी तक मुझे समझ में नहीं आ पाया कि ये एरर है, माया का प्रॉब्लम है, या एक्चुअल में ग्राफिक्स कार्ड या ओपन जीएल का इशू है कि ये मसला नहीं समझ में आ रहा। तो उसको फिर कभी कभी हम सही करने के लिए ये करते हैं कि मैश डिस्प्ले में गए, ये कुछ ऑप्शन हैं मैश को करेक्ट करने के, ठीक है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल हम उसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स का मतलब कि अगर ये मेरा हाथ है तो ये एक डायरेक्शन है, दूसरी डायरेक्शन, तो मैंने इसको कह दिया कि इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दो, ताकि ब्लैक वाला बाहर चला जाए और बाहर वाला जो ना होना जाए। पर ये भी सही तरीका नहीं, सिर्फ जुगाड़ इसको करने का। तो वो चीज़ मैंने इसके साथ करने की तो तब भी ये चीज़ नहीं हुई। ठीक है, डिस्प्ले रिवर्स किया, अब बेसिकली बाहर से ब्लैक हो गया और अंदर से ये खत्म हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ भी हमारे पास सही से उसने नहीं ली। हमने कहा यार ये चीज़ बात नहीं बनी, फिर भी ब्लैक रहा सरफेस। फिर इसमें हम एक कन्फर करते हैं जिसमें वर्टेक्स के नॉर्मल्स जो है फेसेस को थोड़ा सा वो करेक्ट कर देता है, उसके नॉर्मल्स को करेक्ट कर देता है, तब भी उसने नहीं किया। और फिर सेट नॉर्मल तो फेसेस वगैरह किए, तब भी उसने ब्लैक ही रखा। ये 3-4 ऑप्शन हम यूज़ करते हैं फेसेस के। अगर कभी कभी डायरेक्शंस ख़राब हो जाती हैं या इसका एंगल ख़राब हो जाता है, उसको करेक्ट करने के लिए जो 3-4 ऑप्शन में से नहीं किया। फिर दूसरा जो ऑप्शन मैंने लगाया वो रेंडर व्यू में गया, मैंने व्यू कोड अपना चेंज किया, उसने फजीलत से इसको सही कर दिया। अब क्योंकि मैंने रिवर्स किया हुआ था तो अंदर से ट्रांसपेरेंट हो गया, इसको वापस मैंने रिवर्स में कर दिया तो अंदर से भी सही हो गया, बाहर से भी सही हो गया। तो ये एक इशू है जो हमें अक्सर थोड़ा सा तंग करता है माया में। बहरहाल अब अगर मैंने व्यू कोड अपना चेंज कर दिया लेगेसी व्यू कोड 2, तो अब आपको देखो बाहर से अब ये ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है, मतलब आप यू आर लुकिंग इनसाइड इट, बट इफ यू गो कहीं भी आप जाओ तो आपको अंदर से व्यू नज़र आएगा, हालांकि पूरा कंप्लीट बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, इफ आई गो इनसाइड द रूम तो अब ये रूम के अंदर से हमें पूरा कमरा नज़र आ रहा है। एक तरीका ये होता है कभी कभी जब हम रूम्स में काम करते हैं कि आप उसको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर जाओ, उसको डबल साइड करो। डबल साइड में मैंने दोबारा क्लिक किया तो ये ऑब्जेक्ट पूरा डबल साइड हो गया। फिर इसको सेलेक्ट करके डबल साइड हटा दिया, मतलब सिंगल साइड। तो समटाइम्स आपको अपोजिट करना पड़ेगा अगर आप अंदर से नहीं दिखाना चाह रहे तो। फिर इसी को मैंने उठा के यहाँ पे आ गया था, मैंने कहा यार ये क्यों उठाया था, हाँ उसको रिड्यूस करने के लिए। ये माया में भी उन्होंने रिव्यू कोड्स दिया। अब ये रेंडर है बड़ा ख़तरनाक ऑप्शन, क्योंकि ये आपकी व्यू कोड को यूज़ करता है। व्यू कोड को यूज़ करने का मतलब ये कि बेसिकली हमारे पास ओपन जीएल ग्राफिक्स कार्ड और डायरेक्टक्स यूज़ कर रहे होते हैं, ओपन जीएल। ठीक है, ये क्या चीज़ें हैं, ये बेसिकली ग्राफिक्स की लाइब्रेरी है कि आपके कंप्यूटर के ऊपर ग्राफिक्स को मैं किस तरीके से दिखाऊँ, ग्राफिक्स को किस तरीके से रेंडर किया जाए, उनकी लाइब्रेरीज हैं। डायरेक्ट एक्स, ओपन जीएल, ओपन सीएल लाइब्रेरीज होती हैं, और ये आपकी कंपेटेबल होती हैं आपकी ग्राफिक्स कार्ड के साथ। जितना अच्छा ग्राफिक्स कार्ड होगा उतने अच्छी ग्राफिक्स लाइब्रेरी आपकी पावरफुल हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जो इस वक्त ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आई बिलीव दीज आर बिकॉज ऑफ माई ग्राफिक्स कार्ड या योर ग्राफिक्स कार्ड। ठीक है, अब जैसे ब्रदर के पास हो रहा है कि उसने जैसे ही रेंडर पे हम क्लिक करते हैं माया क्रैश हो जाता है। माया को क्योंकि रेंडर पे क्लिक करके वो ग्राफिक्स लाइब्रेरी से व्यू कोड्स को लोड करता है कि मेरे पास कौन कौन से व्यू कोड्स अवेलेबल है, तो समहाउ ये ऑप्शन इतना हैवी है कि माया सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो टर्न माया क्रैश हो जाता है। और ये सिर्फ इसके पास नहीं, मैंने नेट पे भी पढ़ा है, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। इसकी वजह से हमारे पास सर्विस पैक 1 2 3 4 5 6 तक माया के आए हैं। पुराने वर्जन में नहीं ये प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे पास अभी एटलीस्ट रेंडर खुल रहा है, मेरे पास प्रॉब्लम नहीं कर रहा, पर मेरे पास व्यू कोड 2.0 प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लैक आ रहा है। ठीक है, ये आपको लैपटॉप टू लैपटॉप, ग्राफिक्स कार्ड टू ग्राफिक्स कार्ड, माया टू माया वेरी करेगा। ठीक है, हो सकता है आप जब चलाओ परफेक्ट आ जाए, नहीं आ रहा रेंडर में जाके व्यू कोड चेक करो, दिस शुड बी प्रॉब्लम परफेक्ट। तो इसको मैंने डिलीट किया था, इसको अगेन इफ आई गो इनटू सरफेस और इसको मैं रिवर्स कर दूं, अब ये मेरे पास सही हो गया, अंदर से सही होगा, बाहर से काला नजर आ रहा है अभी भी। ठीक है, इवन व्यू पॉइंट नए लेगेसी व्यू कोड के अंदर, लेगेसी आई थिंक डिफॉल्ट पुराना वाला व्यू कोड को ये कर रहा है। व्यू कोड 2.0 नया व्यू कोड है, लेगेसी मीन्स पुराने व्यू कोड जो हम लोग यूज़ करते थे। फिर आजकल लेगेसी हाई क्वालिटी व्यू कोड उन्होंने कर दिए जिस पर शेडोज वेडोज आपके सब यहाँ पे नजर आ सकते हैं। तो बहरहाल इफ आई टर्न दिस ऑन तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने दोनों को डिलीट किया, मैंने कहा मेरे पास ये रूम आ गया, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। अब इसके साथ मुझे क्या करना है, लेट मी डू सर्टेन ऑपरेशंस, कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह में बनाने हैं, रूम्स बनाने हैं, विंडो बनानी है। अब मुझे यहाँ पे विंडो निकालनी है,
विंडो निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि आई कैन गो इनटू मैश, और पहले तो मैंने ऑन कर दिया मॉडलिंग टूल किट, ठीक है, क्योंकि मॉडलिंग टूल किट से होगा कि कुछ कॉमन जो टूल्स हैं मॉडलिंग के सारे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, अभी इस टाइम क्योंकि मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ तो नीचे एनिमेशन के ये जो पैन्स हैं इन्होंने पूरा 1.5-2 इंच मेरी स्क्रीन का ऑक्यूपाई किया होगा, तो मुझे नहीं चाहिए, तो वेरी क्विकली आई कैन राइट क्लिक, मैंने कहा यार टाइम स्लाइडर भी हटा दो, रेंज स्लाइडर भी हटा दो, कमांड लाइन भी हटा दो, और फॉर एग्जाम्पल आपका हेल्पलाइन जो है इस भाईजान को भी हटा दो, ताकि थोड़ा सा व्यू कोड का 1.5-2 इंच मेरे पास बड़ा हो जाए। इवन समटाइम्स मुझे शेल्फ को यूज़ नहीं करना, क्योंकि अब मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, मैं राइट क्लिक करके शेल्फ को भी हटा सकता हूँ। ये जो टूल बार है मुझे पता नहीं, फिलहाल इसका भी मुझे कोई काम नहीं है, तो राइट क्लिक किया मैंने और इसको भी किधर गया, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटस लाइन, इस स्टेटस लाइन को भी मैंने गायब कर दिया ताकि बड़ा व्यू हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इससे ये होता है कि आपका सीन जो था, इतने सारे मेन्यू सब गायब होगा। इवन माया में आप इन मेन्यूज़ को भी गायब कर सकते हो, ठीक है, तो मैं भी उस पर आता हूँ। चलो, फिलहाल मैंने ये चीज़ बनाई, अब मुझे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे 2 विंडोज़ खड़ी करनी है, तो विंडोज़ के लिए मैं आ जाऊँगा मेन्यू के अंदर, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है मल्टी कट का, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, और कौन से यूज़ किए जा सकते हैं यहाँ पे, अरे और ऑप्शन ठीक है, मल्टी कट यूज़ कर सकते हैं, या मैश टूल्स में और में आ जाएँ, यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट एज लूप टूल एक है मेरे पास, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। एज लूप टूल क्या करेगा कि मुझे कम्प्लीटली अलाउ कर देगा कि कहाँ से कहाँ तक आप एज इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्लिक किया तो उसने पूरे एक सेगमेंट मैन्युअली मुझे एड कर दिया, ठीक, मैंने कहा फर्स्ट क्लास। उसके बाद खिड़की के लिए मैंने कहा यार एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक हो, ठीक है, ताकि ये एक एरिया में विंडो का कट करूँ, तो मैंने एज लूप टूल किया, उसने पूरे लूप से ऐड कर दिया। इसी तरह से एक क्लिक करके मैं यहाँ पे आ गया तो ऑटोमेटिकली ये 2 एरियाज बन गए। फिर राइट क्लिक किया, फेस में आ गया, ठीक है। अब फेस क्या है, ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स, सेगमेंट्स, ठीक। वर्टेक्स के हमने पहले बात की थी, दीज आर दीज डॉट्स, जो ब्लू डॉट्स आते हैं, मीन्स जहाँ आपकी 2 लाइन जाके इंटरसेक्ट होती हैं वहाँ पे एक वर्टेक्स क्रिएट होती है। इसी तरह से एज, ये लाइन को हम कहते हैं, ठीक है, ये लाइन बनती है 2 वर्टेक्स के दरमियान। फिर राइट क्लिक करके फेस, हमारे पास इस एक क्लोज एरिया को फेस करते हैं जो 4 एजेस के अंदर आ जाता है। इसको हमने सेलेक्ट किया, W प्रेस किया, और अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक टूल यूज़ करता हूँ एक्सट्रूड का। एक्सट्रूड टूल क्या करता है, इफ आई क्लिक ऑन दिस टूल, एक मैनिपुलेटर आ जाएगा मेरे पास, जिसके अंदर हमें कहता है कि ये 3-in-1 मैनिपुलेटर है। आप यहीं पे मूव भी कर सकते हैं इसको, यहीं पे आप स्केल भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसको इसी मैनिपुलेटर के साथ आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये 3-in-1 काइंड ऑफ मैनिपुलेटर है, जिसको माया के अंदर हम गिज्मो भी कहते हैं। यार एक गिज्मो है, टेक्निकली कह दें, गिज्मो मीन्स कि 3-in-1 मैनिपुलेटर है, ठीक। इसको हम एक्सेस नॉर्मली करते हैं T की से, ठीक है। ये वो की है कि QWER और T इज इक्वल टू PULATOR, मैनिपुलेटर कह दें, ऑल इन वन, ठीक। QWER और फिर T प्रेस करने से टूल वापस आ जाएगा। W प्रेस किया, टूल आ गया, T प्रेस किया, तो क्योंकि मैंने इस पर ऑपरेशन अप्लाई किया हुआ है तो 3-in-1 मेरे पास आ गया। ये एक्सट्रूड क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्ट्स को एक्सट्रूड करता है, मीन जैसे मैंने खिड़की बाहर निकाली या मैंने अंदर की तरफ कर दी, तो ये एक्सट्रूजन हो गई। इन अदर वर्ड्स, फॉर एग्जांपल इफ आई गोइंग टू क्रिएट पॉलीगॉन, और मैं स्फीयर बना देता हूँ, क्रिएट पॉलीगॉन्स, ठीक, इसको इधर रखो, और मैंने कहा यार लेट मी क्रिएट अ स्फीयर, ये स्फीयर आ गया, ठीक। राइट क्लिक किया, मैं फेसेस में गया, मैंने कहा यार इसके कुछ फेसेस मुझे सेलेक्ट करने हैं, और इस तरह से हमने उसके कुछ रैंडमली फॉर एग्जांपल फेसेस सेलेक्ट करते हैं, ठीक। अब इफ आई कम इनटू एक्सट्रूड, एक्सट्रूड क्या करेगा कि हर फेस को सेलेक्ट करते हुए अलग से एक्सट्रूड करेगा, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रूजन। फिर इसको मैं जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहूँ मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक। हम चाहें तो इनको रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और हम चाहें तो इनको स्केल कर सकते हैं अपनी डायरेक्शन के हिसाब से, वी कैन क्रिएट। ये एक्सट्रूड हो गया, और वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली पॉपुलरली और बड़ा ज़बरदस्त टूल है, मैं 80% एक्सट्रूड को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एक्सट्रूड, बिवेल, कट, चैम्फर, ये 4-5 टूल हैं जो कि हम इतना यूज़ करते हैं जिससे तकरीबन सारे आपकी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। एक्सट्रूड करके मैंने इसकी विंडो अंदर की, राइट क्लिक किया, फेस में गए, इसको सेलेक्ट किया, अगेन इसको भी मैं वही एक्सट्रूड टूल, और एक्सट्रूड टूल से इसको मैंने थोड़ा विंडो को अंदर कर दिया, ठीक है। फिर मैंने इस विंडो को सेलेक्ट किया और
इसको भी सेलेक्ट किया, दोनों को एक साथ में चाह रहा हूँ कि मैं मॉडल करता चलूँ ताकि मुझे बार बार ऑपरेशन अप्लाई ना करना पड़े। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मैंने इसको कर दिया डिवीजन Z। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो टूल है इनका, इस पर बहुत सारे जो टूल बॉक्स दिया हुआ है, उसूलन ये है कि इसमें मॉडलिंग के सारे टूल होने चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली है नहीं। ठीक है, जैसे अभी इसमें मुझे एक टूल चाहिए मैं डिवीजन का, वो नहीं है, इसीलिए फिर हम शेल्फ यूज करते हैं, या इसमें अभी इन्होंने अभी नया एक ऑप्शन कहीं दिया हुआ था कि आप अपने भी कस्टम शेल्फ जो है टूल बॉक्स ये कस्टम शेल्फ बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर भी अगर चाहूँ तो रख सकता हूँ, पर फिलहाल मैंने कहा कि यार ऐड डिविजन्स कर दो। ऐड डिविजन्स क्या करेगा, जो हमने कल भी यूज़ किया था, आपके सेगमेंट को डिवाइड कर देगा 2 एरियाज के अंदर। मैंने कहा ठीक है, एक ये, पर मुझे भी ख्याल आया कि यार मुझे तो रेलिंग बनानी है। ठीक है, रेलिंग बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेलिंग बनाने के लिए मुझे इसमें इसी एक फेस को सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया इस फेस को, वापस एक्सट्रूड पे क्लिक किया। ठीक, एक्सट्रूड करके मैंने इस स्क्वायर बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे ताकि स्केल आ जाए। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट ये मूव के अंदर होता है, इसको आपको एक दफ़ा उस मैनिपुलेटर पे क्लिक करके बताना पड़ेगा कि आप मूव करना चाह रहे हो या स्केल करना चाह रहे हो या रोटेट करना चाह रहे हो। तो अगर मैं ब्लू पे क्लिक करूँ तो अब देखो रोटेट टूल का विजिबल हो गया, फिर मैं स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक करूँ तो अब ये स्केल का ऑप्शन आ जाएगा, अगर मैं एरो पे क्लिक करूँगा तो ये एरो पे आ जाएगा, ताकि आप पता, क्योंकि 3 in 1 है तो समटाइम्स कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक दफ़ा स्क्वायर बॉक्सेस पे क्लिक किया, फिर सेंटर वाले बॉक्स को पकड़कर सिर्फ मैंने थोड़ा सा स्केल अंदर की तरफ किया। ठीक, ताकि ये मेरे पास एक फ्रेम बना दे। मैंने कहा ठीक है, और क्योंकि मैंने दोनों फेसेस सेलेक्ट किए हुए थे, ये साइमल्टेनियसली दोनों पे एक साथ हो रहा है। मैंने कहा यार ये तो ज़बरदस्त हो गया। अब फिर मैंने एक दफ़ा दोबारा से एक्सट्रूड पे क्लिक किया, इसी एक फेस को सेलेक्ट करते हुए Z में थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस किया, क्योंकि जो रेलिंग की फ्रेम बनती है उसको हमें फ्रेम का यहाँ पे बताना चाहिए कि यार ये फ्रेम यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक, ये आपके फ्रेम का ऑप्शन आ जाएगा। बस उसके बाद दोबारा इस फेस को सेलेक्ट किया, सेंटर के फेस को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप डिवीजन भी ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैश ऐड डिवीजन, या मैन्युअली भी आप सेगमेंट ऐड कर सकते हो। मैंने कहा यार फिलहाल मैन्युअली मैंने नहीं कर रहा, मैं ऐड डिवीजन कर दिया, ऐड डिवीजन हो गई। फिर राइट क्लिक करके हम आ जाते हैं एजेस के ऊपर, इस 2 एज को भी सेलेक्ट कर देते हैं, इन 2 एजेस को भी सेलेक्ट कर दिया, सेंटर की 2 एजेस, और इसको तोड़ के मुझे समझो ये सेंटर की पट्टी बनानी है जो खिड़की पे आती है, तो ये सेंटर की एज सेलेक्ट की और वापस आ जाते हैं अब मैश के अंदर। और अभी डिवेल टूल हमने कल भी यूज़ किया था, एक एज को डिवाइड कर देता है 2 के अंदर, एक एज डिवेल कर दो, डिवाइड 2 के अंदर हो गई। फ्रैक्शन में जाके हमने इसको कहा कि यार फ्रैक्शन थोड़ा कम कर दो, वो जो सेंटर की एज थी वो डिवाइड हो गई 2 के अंदर। हमने कहा परफेक्ट, थोड़ा आला बहुत आला। अब राइट क्लिक किया, फेस में गए, उसी फेस को सेलेक्ट किया, सॉरी इसको नहीं, एंड देन इस फेस को भी, फिर वापस एक्सट्रूड, और फिर एक्सट्रूड में जाके इसको थोड़ा सा मैंने वापस बाहर निकाल दिया जितना मैंने इसकी पट्टी की फ्रेम बनाई। ठीक है, तो राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, ये मेरे पास रेलिंग ग्लास रेलिंग टाइप की एक फ्रेम है। ठीक है, अभी इफ आई डीसेलेक्ट दिस, नाउ जो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि विंडो हमें नज़र नहीं आ रही सही से। ठीक है, वजह यह है कि इसकी एजेस इतनी शार्प हैं कि जब लाइट इस पर गिरती है तो ये चीज़ हमें विजिबल नहीं होगी। ठीक है, जो प्रॉब्लम हमने कल भी डिस्कस किया था कि कोई भी एज बाय डिफ़ॉल्ट जब आप यूज़ करोगे तो वो शार्प नहीं होती, स्मूथ होती है, उसको हमें थोड़ा सा स्मूथ करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक किया, एजेस में गए, डबल क्लिक किया, अगेन लेट मी शो यू दिस, इवन इफ आई कम इनटू दिस, इसको यहाँ पे रखा और मैं आ जाते हैं, अभी रेंडर को हमने गायब कर दिया, मैं रेंडर किधर से करूँ, शॉर्टकट क्विकली चलें, इफ आई डिसेबल दिस रेंडर, रेंडर मेन्यू किधर गया मेरे पास, अच्छा ये सॉरी रेंडर एंड रेंडर करंट फ्रेम, रेंडर करंट फ्रेम, रेंडर करंट फ्रेम। ठीक, ये करंट फ्रेम हमारे पास रेंडर होकर आ गई। अगेन अब क्योंकि मैंने मेन्यूज गायब कर दिए थे सारे, अब मुझे मेन्यू एक्सेस करना है, तो माया में फिर एक कम हियर, होल्ड डाउन द स्पेस बार दबा के रखो, तो ये सारे मेन्यूज आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, जिसमें फाइल मेन्यू आ गया, व्यू शेडिंग लाइटिंग शो रेंडर पैनल्स, फिर यहाँ से आपके पास आ जाता है मैश, जो ये मेन्यू आपके मौजूद है, रिगिंग का, एनिमेशन का, पार्टिकल्स का, और फिर लाइटिंग एंड रेंडरिंग का। यहाँ पर रेंडर मेन्यू, और फिर मैंने यहाँ पे कर दिया रेंडर करंट फ्रेम। ठीक, ऑब्वियसली ये ज़रा मुश्किल था, इसीलिए हम लोग जो है फिर वो शेल्फ और फिर ये जो है स्टेटस लाइन, इनको यूज़ करते हैं शॉर्टकट्स में। या तो आप इसको शॉर्टकट यूज़ कर रहे हो तो क्लिक ऑन रेंडर, तो रेंडर होकर आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है,
अब यहाँ से देखो ये विंडो पूरी लाइटिंग, ठीक है, इधर से भी मुझे पता नहीं चला विंडो किधर है, फ्रेम जो आपकी पॉसिबल नहीं है। हमने एंगल चेंज करके बिल्कुल इसको सामने से भी अगर मैं देखूँ, ठीक है, रेंडर किया, तो अब ये विंडो की फ्रेम हमें क्लियर नज़र नहीं आ रही। वजह ये कि जब आप इस पर लाइट गिरती है तो ये जो फ्रेम है, लाइंस, ये बड़ी शार्प है, ठीक है, बिल्कुल समझो फास्ट है। इस पर जब लाइट गिरेगी तो वो लाइट की डिफ्यूजन जो है क्लियरली नहीं हो पाती। इसको फिर थोड़ा सा बेटर क्वालिटी करने के लिए व्हाट वी डू इज़, और व्हाट इज़ रिकमेंडेड दैट यू डू इज़, आप इसको थोड़ा सा बेवेल कर दो, क्योंकि रियल लाइफ में भी जो कॉर्नर्स हैं हमारे वो बल्कि इसको सीधा सीधा सेलेक्ट करने का तरीका कार ये है कि राइट क्लिक एजेस, और इन तमाम एजेस को मुझे करना है, तो इन तमाम एजेस को मैंने क्लिक करके किया सेलेक्ट, फिर इधर आ जाओ, फिर अगेन शिफ्ट दबा के इन तमाम को भी किया सेलेक्ट। ये सारी एजेस सेलेक्ट होगी क्योंकि मैं सबको एक साथ बेवेल करना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम ये चीज़ भी आ गई, तो अब डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल एंड ड्रैग, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, जैसे शिफ्ट से हम मल्टीपल सिलेक्शन करते हैं, तो माया में डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल, क्योंकि डीसेलेक्शन भी कभी कभी बड़ी ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट बड़े क्लोज आ जाते हैं। तो शिफ्ट दबा के मल्टीपल सिलेक्शन, शिफ्ट दबाते जाओ सेलेक्ट करता जाएगा, कंट्रोल दबा के करोगे तो डीसेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो कंट्रोल समझो इन्वर्स है। तो अभी जो चीज़ आपने कंट्रोल की, अब ये एज मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ सेंटर्स की ये जितनी एजेस थी इनको रखा हुआ है, और इनफैक्ट इसको भी डिसेलेक्ट किया। इनफैक्ट मुझे जो है ठीक है, चलें लेट्स ट्राई एंड सी कि ये कितना जा रहा है, ठीक। तो सिर्फ विंडोज़ की जितनी भी फ्रेम्स थी, एजेस थी, मैंने उनको सेलेक्ट किया, मैश में गए एंड हमने कह दिया कि भैया सॉरी एडिट मैश डिवेल कर, ठीक है। एंड डिवेलिंग में जाके थोड़ा सा फ्रैक्शन बढ़ा देंगे, ज़्यादा नहीं, और एजेस सेगमेंट्स भी मैंने एक ही रखी, ज़्यादा नहीं, ठीक। उसने क्या किया कि एजेस को डिवाइड कर दिया टू के अंदर। अब इसका एडवांटेज हमें ये मिलेगा कि जब मैं इसको सामने से भी रेंडर करूँगा, इसको हटा देते हैं भाई, हमारा काम खत्म, ठीक। इसको जब हम सामने से भी रेंडर करेंगे तो मुझे वो फ्रेम के बीच का नीचे की पट्टी, हर एज जो है वो क्लियरली नज़र आएगी। इसका एडवांटेज मिलता है जब लाइटिंग आप करोगे, आप किसी भी एंगल पर रख के करोगे, तो आपके हर एज जो है बड़ा शार्प आपको नज़र आएगी और क्लियरली नज़र आएगी। यार यहाँ भी एज है और उसके साथ जो है इधर भी एज आ रही है, यहाँ पे एज आ रही है, वो सारे सेगमेंट्स हमारे पास। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है रेंडरिंग पे। तो सिंपली हमने क्या किया, बेवेल करके इसको मॉडिफाई कर दिया। फिर जैसे एक और चीज़ कभी कभी हम रूम्स में करते हैं कि और करते नहीं करते, फिलहाल छोड़ दो, चलो राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैश में आ गए, अगेन एडिट मैश, मैंने इंसर्ट एज लूप टूल कर दिया, मैंने यहाँ पे बॉर्डर एक दे दिया, इसी तरह से मैंने एक बॉर्डर ऊपर दे दिया, ठीक। राइट क्लिक किया, फेसेस में आ गए, एक फेस सेलेक्ट किया, अगले फेस पे जाके शिफ्ट दबा के डबल क्लिक किया, तो उसमें ऑटोमेटिकली पूरा सेलेक्ट। ये भी माया का बड़ा एक ज़बरदस्त नए फीचर्स हैं, शायद पुराने में ना हो, मुझे याद नहीं पड़ रहा, और उसमें खैर लूप करने के अलग तरीके हैं, पर नए में इन्होंने शॉर्टकट्स बना दिए हैं। एक फेस सेलेक्ट करो, अगले फेस जो आपको सेलेक्ट करना है वो उसको हाईलाइट कर रहा है, तो शिफ्ट दबा के इस पर अगर आप 2 दफ़ा क्लिक करो तो वो पूरा लूप इन टर्म्स ऑफ रेंज सेलेक्ट कर देगा। तो इससे कभी कभी बड़ा सेलेक्ट करना आसान हो जाता है। एक सेलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक करके डबल क्लिक किया, तो उसने पूरा पैटर्न सेलेक्ट कर दिया। फिर इसको भी वही एक्सट्रूड किया, ठीक। एंड किधर ये एक्सट्रूड टूल मेरे पास, ये रहा, थोड़ा सा इसको बाहर निकाला ताकि ये जो ज़मीन की स्कार्टिंग हम कहते हैं, शायद इसको बॉर्डर बनाना, तो बॉर्डर बनकर आ जाए। अगेन इस बॉर्डर को भी कि लाइटिंग में क्लियरली नजर आए, एक सेलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक करके एज पे डबल क्लिक किया, तो उसने पूरे लूप को सेलेक्ट कर दिया। और इस एज के अलावा फिर इस पूरी एज को भी सेलेक्ट करते हुए मैश, और हम आ जाएंगे किधर, ये मेरा बेवेल पे आ गए, और थोड़ा सा भले इसको बेवेल करा दो ज़्यादा। सेगमेंट अगर एक दो दे देंगे तो 2 सेगमेंट हो गए, पर क्योंकि बॉर्डर की सिर्फ एक हल्की सी पट्टी है तो हम सेगमेंट कोशिश करते हैं कम रखें। फिर इसके डिस्टेंस को इसी वजह से थोड़ा सा कम कर दिया, ताकि जब लाइट इधर गिरेगी तो लाइट थोड़ा सा स्कैटर हो जाएगी, और ये कॉर्नर हमें सिर्फ सही से नज़र आना चाहिए लाइट के अंदर। तो कंट्रोल और इसको यहाँ तक रखा, राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मोड, नाउ यू कैन सी कि आपको बॉर्डर जो है वो भी नज़र आ रहा है। इसी तरह से टॉप का बॉर्डर स्टार्टिंग में बाद में बनाते हैं, जो हमें छत पर आता है। चलें, ये आपके रूम का बेसिक सेटअप बनना शुरू हो गया। अब आ जाते हैं कि इस पर अपने टेबल, कुर्सी, ऑब्जेक्ट्स जो बनाते जाओ, वो रखते जाएं। फॉर एग्जांपल हमने इसमें कह दिया कि मुझे और क्या चाहिए, इसमें सोफ़ा सेट,
सोफा सेट बना लेते हैं। पहले तो कंट्रोल एस, अगेन रिमेंबर हमने बात की थी कि फाइल प्रोजेक्ट को जो है मेक श्योर आप यूज़ करो अपना माया बैच का, सेट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट वाइज काम करो ताकि सारी चीज़ें जब भी आप सेव एज करो सीन को तो ऑटोमेटिकली वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर आ जाए। ठीक है, लास्ट टाइम टेम्पल बनाया था, अब की बार रूम में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास रूम आ गया। ठीक, रूम के अंदर अभी जो मैं सोफ़ा बनाते हैं, सोफ़ा के लिए भी व्हाट आई विल डू वेरी क्विकली इज क्रिएट पॉलीगॉन पिरामिड्स। किधर गया मेरे भाई? क्रिएट पॉलीगॉन पिरामिड्स, एक क्यूब उठा लेते हैं। मैंने कह दिया कि यार भाई क्या हुआ, नीचे बन गया। क्रिएट पॉलीगॉन पिरामिड्स क्यूब, क्यूब आ गया हमारे पास। ठीक, इसको रफली मैंने स्क्वायर किया। उसके बाद while I have selected the entire object, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए बेवेल अप्लाई कर दिया। ये इसको थोड़ा सा बेवेल कर देगा, थोड़ा सा इसको राउंड किया, सेगमेंट्स हमने 2 कर दिए। ऑलरेडी हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है सॉफ्ट हो गया। मैंने कहा ठीक है, अभी इससे ज़्यादा फिलहाल सेगमेंट में नहीं बढ़ाता, फिलहाल मैंने कहा इतने काफ़ी हैं। फिर इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए मैश, और हम ऐड कर देंगे डिविजन्स ताकि सेगमेंट्स बढ़ा दे वो। ठीक है, और फिर राइट क्लिक फेसेस, ये 2-4 फेसेस एंड ये 2-4 फेसेस, देन अगेन मैश बाय डिवीजन। अब जो फेसेस आपने सेलेक्ट किए थे सिर्फ उसी को उसने सेगमेंट बढ़ा दिया। हमने कह दिया ठीक। फिर इस पूरे को सेलेक्ट करते हुए मैश, और आप कर दो स्मूथ, तो उस पूरे को कर देगा स्मूथ। मैंने कहा ठीक। फिर राइट क्लिक, आप आ जाओ वर्टेक्स के अंदर, अरे भैया राइट क्लिक वर्टेक्स, ताकि आप उसकी वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकें हम। और फिर मूव टूल, फिर 2 दफ़ा क्लिक करो तो उसकी टूल सेटिंग्स ओपन होगी। मूव टूल पे 2 दफ़ा क्लिक किया ताकि मैं सॉफ्ट सिलेक्शन को ऑन कर सकूँ। हमने कहा यार ये सॉफ्ट सिलेक्शन वाला ऑप्शन सेटिंग्स में आ गए, इसको हमने कर दिया 5। ये कर दी थोड़ी सी हमने W, ये सीट बन जाए कुछ इस तरीके से। और एजेस में जाके एक एज पकड़ी, इसको थोड़ा सा किया कुछ ठीक। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन टाइप है। ठीक, इसको उठाया, नीचे रखा, एंड देन कंट्रोल डी, ये एक, कंट्रोल डी, ये 2। ठीक है, मैंने कहा फर्स्ट क्लास। फिर इसको करो बंद, यहाँ पे चीज़ खत्म, मॉडिफाई और क्रिएट पॉलीगॉन्स, एंड में आ जाते हैं अनदर क्यूब। फिर इस क्यूब को उठा के हम बना देते हैं यहाँ पे, और इस क्यूब को अगेन, अब आप इसकी साइज़ जो है वो चैनल बॉक्स खोल के यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट क्योंकि हमारी आँख इस पर थोड़ा सा सेट हो चुका है तो फिर मैंने इसी को ही उठा के यहाँ पे रखा, इसकी बंद किया, और W जिसको स्केल। ठीक, अब या तो मैं स्केल करके एडजस्ट करता फिरूँ, या फिर मैंने पहले जैसे कहा था कि समटाइम व्हाट आई डू इज कि 4 प्रेस करो, राइट क्लिक करो, वर्टेक्स में चले गए, ऑब्जेक्ट के मैन्युअली मैंने कहा यार ये वर्टेक्स तकरीबन यहाँ तक, ये वर्टेक्स तकरीबन यहाँ तक। अब मेरे पास तो सेलेक्ट हो रहा है, कार्ड में से थोड़ा नया तो इशू आ है, तो मेक श्योर कि यू इंस्टॉल व्हाट वी कॉल द सर्विस पैक्स। ठीक है, सर्विस पैक्स में को थोड़ा सा सही तो दिस, ये फ्रंट का है तो इसको मैंने थोड़ा सा इधर तक ही रखेंगे हम। ये बैक की विंडोज है, इसको मैंने थोड़ा सा राइट क्लिक वर्टेक्स, इसको थोड़ा हमने पीछे कर दिया। अब यहाँ से साइड ज़्यादा है, यहाँ से साइड कम, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया। वापस आगे पर्सपेक्टिव में 5 प्रेस किया, ऑब्जेक्ट मोड, ये एक चीज़ मेरे पास आ गई। अब इसको मैंने क्यों रखा है मुझे खुद नहीं पता, इसको हमने क्यों रखा है, चेयर्स नहीं, तो सोफा बनाना था एक्चुअली। कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, इसको थोड़ा एंगल पे लाके इधर रख दिया, इफेक्ट इसको इधर कर देते हैं W, और
फिर इसी बॉक्स को उठाया, कंट्रोल डी, इधर ले आया, स्केल में गए, मैंने इसकी स्केलिंग थोड़ी सी की कम, इसको ज़्यादा किया, और राइट क्लिक, वर्टेक्स, नीचे के वर्टेक्स पकड़े, इनको उठा के ले गए नीचे तक, ऊपर के वर्टेक्स इनको यहाँ तक, ठीक, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट, कंट्रोल डी, इसको उठाया, इस तरफ ले गया, ठीक। मैंने करना क्या है, इसीलिए उमूमन हम रेफरेंस इमेजेस वगैरह यूज़ करते हैं ताकि आपको आइडिया हो क्या बना क्या रहे हो, ठीक है। अभी जो दिमाग में आ रहा है मैं वही बना रहा हूँ। अभी फिर एक और चीज़ दिमाग में ये सूझी कि फॉर एग्जांपल वापस इस बॉक्स को भी पूरे बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि डिज़ाइन हमारे सामने होती है ना तो बनाना ज़रा सा आसान हो जाता है। जब डिज़ाइन ही आपके सामने नहीं है तो फिर आप रैंडमली थोड़ा सा तुक्के मार रहे हैं। तो मैं बेवेल, ठीक, और मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा बेवेल हो गया, इसको थोड़ा सा मैंने कम बेवेल किया, ठीक है। और फिर इसी तरह से फेसेस, इसके टॉप के फेस को सेलेक्ट कर दिया, इस फेस को सेलेक्ट किया, सिमिलरली। अच्छा, अब मैं दोनों को एक साथ करना चाह रहा हूँ, बल्कि सॉरी ये बेवेल हुआ ही नहीं, पहले फिर इसी को करके फिर डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। ये दोनों सेलेक्ट किए, फिर मैं आ जाता है अल्लाह भला करे आपका एडिट मैश, एक्सट्रूड, और एक्सट्रूजन में मैंने क्या हरकत करनी है, अभी मुझे इसमें थोड़ा सा खांचा बनाना है। खांचा कैसे बनाना है कि फेस सेलेक्ट किया, स्केल पे क्लिक किया, थोड़ा सा स्केल अंदर की तरफ किया पहले, ठीक है, ताकि उसकी एक डबल बॉर्डर बने। फिर दोबारा जी प्रेस कर दिया। जी प्रेस करने से क्या होगा कि वो लास्ट टूल जो मैंने यूज़ किया था वो रिपीट हो जाएगा। फिर इस लास्ट टूल को जो हमने रिपीट किया था उसको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ धकेल दूंगा, तो ये यहाँ पे इस तरह से ग्रूव बन गया। फिर एक और दफ़ा जी प्रेस करके दोबारा स्केल पे क्लिक किया, फिर इसको थोड़ा अंदर की तरफ व्यू कर दिया, और अंदर से मैंने इसमें एक सेगमेंट इस तरह से बना दिया, बिल्कुल हल्का सा मुझे बनाना है एक्चुअली। फिर दोबारा जी प्रेस करके इसको मैंने बाहर की तरफ निकाल दिया, कुछ ऐसे करके, और आई थिंक फिलहाल इसको इधर ही रखते हैं, ठीक है। अदर साइड मुझे समझ में नहीं आ रहा बना क्या रहा हूँ, मैं ऐसे सिर्फ पैटर्न दे रहा हूँ। उसूलन अभी जो दिमाग में आइडिया आया था कि ये सारा लकड़ी और इस पे मैं लेदर का टेक्सचर दे दूंगा। हाँ, क्या बन गया? ये सीपीयू बन गया। हाँ ठीक है, अभी कलर हमने टेक्सचर नहीं किया। आई गेस सो ये चीज़ हाँ ऐसे बुरी नहीं बनी। ठीक है, सबर कर। अभी इसको हम क्या करते हैं, राइट क्लिक, असाइन मटेरियल, ठीक, असाइन न्यू मटेरियल, और भैया मेरे भाई मटेरियल्स को हम दे देते हैं ब्लेंड। एट्रीब्यूट एडिटर ओपन हो गया, और ब्लेंड मटेरियल किधर गया, राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट, ये आ गया। मैं इसका नाम दे दिया सोफा वुड अंडरस्कोर एम्प्टी। कलर में जाके मैंने फाइल के मैप बटन पे क्लिक किया, आ जाओ भाई, फाइल पे गए, फाइल टेक्सचर दे दिया इसको हमने वुड का, फर्स्ट क्लास, क्या ज़बरदस्त टेक्सचर आ गया, ठीक, 6, ये मटेरियल आ गया मेरे पास। ये कहा बड़ी अच्छी बात है, बट यहीं पे राइट क्लिक, फेस, इस फेस को राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, और मैंने ब्लेंड भी दिया, और इसको मैंने नाम दे दिया SOFA, सोफा, LEATHEL, लेदर अंडरस्कोर मटेरियल। मैप पे क्लिक किया, फाइल पे गए, फाइल उठाई, वुड की जगह पे मुझे एक्चुअल में इसको देना है लेदर, तो टेक्सचर्स, इस पर लेदर क्या है मेरे पास, लैंडस्केप, लोगो, मार्बल, इस वाले में नहीं है, इस वाले में होगा लैंडस्केप, फैब्रिक, लेदर, फेस, प्लांट, रस्ट, टाइल, विंडोज, क्लॉथ में होना चाहिए ना, क्लॉथ में लेदर का टेक्सचर है अपने पास, ठीक। सो ये अगेन आई हैव दिस कलेक्शन, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टेक्सचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि हम ज़रूरत पड़ने पे ऑब्जेक्ट्स को असाइन करते हैं।
इन दिस केस मैं अभी लेदर का टेक्सचर ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास होना चाहिए लेदर। ठीक, ये आ गया ब्राउन लेदर, ब्लैक लेदर, और लेट मी और स्विच, ये हो गया ऑस्ट्रिच लेदर। तो ये वाला लेदर दें कि ये आ गया। लेट मी जस्ट ट्राई दिस आउट, कंट्रोल सी, और फिर इसको जो आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर था, प्रोजेक्ट का फोल्डर हमारा कौन सा था, माया फाइल्स, मैजिक स्टूडियोज, माया बैच, इसमें इमेजेस में हमने रखा था, सोर्स इमेजेस में न्यू फोल्डर CLOTH क्लॉथ। ठीक, क्लॉथ देके इसको आ जाता है क्लॉथ के अंदर, और फिर मैंने लेदर दे दिया इसको ब्लैक वाला, या बल्कि ऑस्ट्रिच ज़्यादा अच्छा ही लग रहा था यार। ठीक है, कैसा सही लग रहा है? बहुत तारीफ करो यार, इतनी मेहनत की तुक्के में। सिक्स सो अगेन ये एक सोफा बन गया, इसी को उठाया मैंने, इस वाले पाए को डिलीट किया, राइट क्लिक किया, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, यहाँ पे आ गया। अब जो चीज़ मुझे थोड़ा सा डाउट लग रही है, मे भी इसका टेक्सचर सही नहीं है। फेस, इस फेस को सेलेक्ट किया, यूवी में गए। अब इस टेक्सचर से मतलब अगेन ऑब्जेक्ट 3D है, उस पर जब टेक्सचर आएगा तो वो 2D है, तो वो 2D टेक्सचर 3D पे कैसे है, तो वो समटाइम्स हमें करेक्शन करनी पड़ती है। उस करेक्शन के लिए हम कहते हैं हमें यूवी मैपिंग करनी है, ये वाली। ठीक है, ये वही बात कि मेरे पास एक पेज है, मैं कहूँ कि इस पेज को इस 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर आप रैप करो ना, कवर थोड़ा देगा, तो ये समझ 3 डायमेंशनल, ये 2D है। अब ये रैपिंग हम कैसे करें, किस डायरेक्शन में, किस एंगल में, किस प्रोपोर्शन से करें, इस चीज़ को हम 3D के हिसाब से कहते हैं यूवी मैपिंग। तो मैंने फिलहाल, आप चाहो पूरे ऑब्जेक्ट पे करो या एक फेस पे, तो इस फेस को सेलेक्ट किया, सिंगल ऊपर वाले को, यूवी के अंदर गए। अब क्योंकि ये सीधा सीधा प्लेन है तो मैं प्लेनर मैपिंग करता हूँ। ठीक है, पहले हमने ऑटोमेटिक मैपिंग का एग्जाम्पल किया था, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, पर ऑटोमेटिक में इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त आ गया टेक्सचर। ठीक है, तो मैं इसके साथ छेड़छाड़ फिलहाल नहीं करना चाह रहा, यार ये टेक्सचर पूरा और यहाँ से पूरा ज़बरदस्त आ गया, मैं सिर्फ ऊपर के टेक्सचर को छेड़ना चाह रहा हूँ। तो यूवी में गए, प्लेनर मैपिंग, ऑप्शन बॉक्स, और फिर एक्सिस। अब ये देखो ऊपर से आ रहा है वाई, मतलब सामने से ऊपर से आया, तो मैंने वाई एक्सिस सेलेक्ट करके प्रोजेक्ट कर दिया। अब ये टेक्सचर इसके ऊपर थोड़ा सा सही नमूने से आ जाएगा। ठीक, तो फिर अगर आप चाहो तो इसको भी स्केल कर सकते हो यहाँ से, ताकि ये थोड़ी सी जो प्रोपोर्शन है बिछाने वाली कहानी वही एक्यूरेटली इक्वली आ जाए। सही, अब यहाँ पे टेक्सचर उसी हिसाब से देखो थोड़ा सा गलत है। ठीक है, यहाँ पे हमने बड़ा सही करके दे दिया, तो इसको भी वापस सेलेक्ट किया, फेस में गए। ठीक है, और यूवी मैपिंग, प्लेनर, ऑप्शन बॉक्स, और फिर अब इसकी मैपिंग होगी, अब इसकी वाई में नहीं होगी क्योंकि वाई इसका ऊपर से आ रहा है, इसकी होगी जेड से क्योंकि जेड एक्सिस सामने से है। तो मैंने कह दिया यार जेड में जाके प्रोजेक्ट करो, इसकी भी प्रोजेक्शन हो गई, और फिर थोड़ी सी वो इसकी भी स्केलिंग एडजस्ट कर देंगे, यहाँ से भी स्केलिंग, ताकि ये थोड़ा सा छोटा नहीं, इस हिसाब से बड़ा बड़ा टेक्सचर नजर आए, पर पिच का हुआ भी ना हो, एडजस्टमेंट इसकी सही से, बिल्कुल स्ट्रेच ना हो या बिल्कुल बहुत बड़ा भी ना हो, तो आप तनासब हमें खुद से थोड़ा सा। अब ये वही चीज़ है कि हम रियलिज्म के हिसाब से एडजस्ट कर रहे होते हैं कि हाउ वी वांट टू प्रोजेक्ट दिस। अब क्योंकि मैंने इसकी यूवी मैपिंग कर दी, इसकी नहीं की, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा, दोबारा मेहनत नहीं करते, कॉपी पेस्ट जिंदाबाद, कंट्रोल डी, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा, और कॉपी पेस्ट का एक और जादू में दिखा था, मैंने कहा यार ये इतनी मेहनत मैंने कर दी, ये चीज़ मुझे यहाँ भी करनी है, इसको किया डिलीट, इसको उठाया, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट करके कर लिया। अब मैं इसकी साइज कम करूँ स्केल से, तो स्केल में प्रॉब्लम ये आएगा कि इसका ये सारा प्रोपोर्शन खराब हो जाएगा। मैं कहा यार मैं स्केल नहीं करना चाह रहा, स्केल में कर ही नहीं सकता। स्पेस बार दबाया, माया के ऊपर क्लिक किया, टॉप फ्रंट लेफ्ट व्यू पोर्ट्स आ गए मेरे पास, मुझे कौन से व्यू में जाना है, मैंने कहा फ्रंट में आ जाओ, ये फ्रंट व्यू पोर्ट आ गया। फिलहाल इसको किया बंद, एफ प्रेस, राइट क्लिक किया, कंट्रोल वर्टेक्स, इस साइड के वर्टेक्स सेलेक्ट किए, अच्छा सॉरी अब ये सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन है इसीलिए येलो वो हो गया। तो माया पे डबल क्लिक करो या टूल बॉक्स में जाओ ताकि टूल सेटिंग विजिबल हो जाए। सॉफ्ट सिलेक्शन में आके इसको अनचेक कर दिया, इस टूल को बंद किया, डब्ल्यू। अब सिर्फ मैं वर्टेक्स उठा के मूव कर रहा हूँ इस कोने तक, ठीक है, और इसी तरह से इस वर्टेक्स को उठा के मैं इस कोने तक लेकर आया, और फिर
ऊपर के वर्टेक्स पकड़े, उनको उठा के नीचे तक ले आए, एंड आई थिंक ये नीचे के वर्टेक्स को भी थोड़ा सा उठा के आप ऊपर तक ले गए। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग स्केलिंग, मैन्युअली मैंने उसकी थोड़ी सी पोजीशन एडजस्ट कर दी, राइट क्लिक किया और फ्रंट व्यू में आके किया ताकि एक्यूरेटली मेरे पास हो जाए। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त। अब जो सिर्फ थोड़ी सी चीज़ रह गई वो इसके टेक्सचर को एडिट करना। अब देखो इसके टेक्सचर खराब हो रहा है। ठीक है, ये वाला भी खराब हुआ, ये वाला टेक्सचर भी स्ट्रेच हो गया क्योंकि हमने शेप को थोड़ा सा खींच दिया था, तो उसके प्रोपोर्शन खराब नहीं हुआ, टेक्सचर थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया। मैंने कहा चलो ठीक, तो इसके साथ भी फिर वही कहानी हम कर सकते हैं कि या तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो क्योंकि अब पूरे ऑब्जेक्ट के टेक्सचर स्ट्रेच हो गए। ठीक है, ये भी स्ट्रेच हो गया और सेंटर का भी, तो इसको सेलेक्ट किया, यूवी में गए, मैंने ऑटोमेटिक मैपिंग कर दी और राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मूव, तो मैंने कहा अब इसने थोड़ा सा, पर उसने अभी भी बहुत बड़ा कर दिया टेक्सचर। चलो इसको एडजस्ट करते हैं। यही चीज़ फिर इसके साथ भी हरकत करते हैं, इसको भी डिलीट किया, मैंने कहा अब इसके साथ हरकत थोड़ी सी और करते हैं। कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, यहाँ से उठाया, इसको रोटेट मारा, ठीक है, और -90 W, क्या चीज़ दिमाग में आई। ठीक है, इसको उठा के इधर रखा, क्योंकि इसको भी इधर ही रखा, सो वी कैन सी द एजेस। अब इसको हम चाहें तो अलग अलग कुशन वाइज अलग अलग करके रखें। ठीक है, अलग अलग कैसे कि पहले तो मैं वापस आ जाऊंगा फ्रंट व्यू में, अगेन स्पेस बार दबा के रखा, माया पे क्लिक किया, फ्रंट व्यू आ गया। ठीक, राइट क्लिक करके वर्टेक्स में गए, मैं स्केल अभी भी नहीं कर रहा, सॉरी, राइट क्लिक वर्टेक्स, वर्टेक्स में आ गए, W से इस वर्टेक्स को यहाँ तक, W से इस वर्टेक्स को इसके ऑलमोस्ट सेंटर तक। बैक मैंने कहा इतनी काफ़ी है, या चाहे तो हम थोड़ी सी बैक को कम कर दें ताकि प्रोपोर्शन सही रहे। राइट क्लिक पर्सपेक्टिव, फिर फेस, सेंटर के फेस को सेलेक्ट किया, मैश टूल्स में गए, वही एक्सट्रूड। ठीक, एक्सट्रूड करके पहले सेंटर बॉक्स पे क्लिक किया ताकि एक बॉर्डर सा क्रिएट हो मेरे पास। ठीक, फिर दोबारा G प्रेस किया ताकि दोबारा एक्सट्रूड टूल आ जाए, फिर Z में थोड़ा सा अंदर की तरफ किया ताकि अंदर जाए, फिर G प्रेस किया, फिर स्केल पे गए, फिर थोड़ी सी हमने इसको यहाँ पे बॉर्डर दे दिया अंदर से, बल्कि और कंट्रोल दबा के अगर आप कंट्रोल करो तो बिल्कुल पतला सा एक बॉर्डर दे दिया ताकि G प्रेस करके अब जब मैं दोबारा निकालूं तो बेसिकली यहाँ से थोड़ा सा खांचा हमें नज़र आता है। ठीक है, और इसको हमने थोड़ा बाहर की तरफ कर दिया, राइट क्लिक किया, एजेस में गए, इस एज पे डबल किया क्लिक, इस एज पे शिफ्ट सेलेक्ट किया, इस एज पे एंड शिफ्ट सेलेक्ट किया, इस एज पे एडिट मैश, इसको भी कर दिया बेवेल, बेवेल करके फ्रैक्शन थोड़ा बढ़ा दिया और सेगमेंट्स में 2-3 दे देंगे ताकि ये चीज़ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर बनकर आ जाए। और परफेक्ट, ठीक, ये अंदर से आ गया। अब इसको भी राइट क्लिक किया, फेस में गए, सेंटर का ये फेस, और मुझे ये सारे फेसेस सेलेक्ट करने हैं, इसके ये सारे फेसेस, इसके ये सारे फेसेस, इसके ये सारे फेसेस, इसके। तो इसके 2-3 तरीके हैं। एक कि शिफ्ट क्लिक ऑन दिस एंड देन शिफ्ट डबल शिफ्ट क्लिक ऑन दिस, होपफुली वो पूरे लूप में सारे सेलेक्ट कर देगा। फिर शिफ्ट क्लिक ऑन दिस, डबल क्लिक शिफ्ट ऑन दिस, तो होपफुली वो लूप में सारे सेलेक्ट कर देगा। शिफ्ट क्लिक ऑन दिस, डबल क्लिक ऑन नेक्स्ट, तो वो उस लूप में सारे, फिर शिफ्ट क्लिक डबल क्लिक ऑन दिस, ये पूरे फेसेस सेलेक्ट हो गए। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा, क्योंकि इसको हमने एक्सट्रूड एक पैटर्न पे किया हुआ है, तो आप एक फेस सेलेक्ट करो, शिफ्ट फुल स्टॉप ग्रो सिलेक्शन श्रिंक सिलेक्शन। इन अदर वर्ड्स, अगर आप इधर आ जाओ, एक फेस सेलेक्ट किया और फिर शिफ्ट दबा के एरो जो ग्रेटर देन लेस देन साइन है, बेसिकली मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। जो ग्रेटर देन और लेस देन साइन है वो शिफ्ट से एक्सेस होते हैं कीबोर्ड में, तो शिफ्ट दबा के समझो फुल स्टॉप दबाओगे तो वो एक से उसके इर्द गिर्द के 4 सेलेक्ट कर देगा। तो शिफ्ट ग्रो सिलेक्शन या श्रिंक सिलेक्शन श्रिंक सिलेक्शन। तो ये भी एक तरीका होता है क्विकली एक फेस सेलेक्ट करके उसके इर्द गिर्द के तमाम फेसेस को जल्दी जल्दी सेलेक्ट करने का, बजाय कि हम क्लिक 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 करते जाएं, क्लिक 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 करते हैं, टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो शिफ्ट ग्रो सिलेक्शन, इर्द गिर्द के सारे सिलेक्शन। तो क्योंकि ये पैटर्न में है तो हम सीक्वेंस में भी कर सकते हैं या ग्रो सिलेक्शन, 2-3 तरीके आ जाते हैं हमारे पास। और फिर राइट क्लिक किया, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल सोफा लेदर मटेरियल। इसीलिए नेमिंग करना अगेन मैं कहता हूँ कि जरूरी है, तो नाम देते रहेंगे तो हमें पहचानने में आएगा कि यार मैं कौन से पे क्या, वरना पता नहीं चलता मटेरियल 1 कौन सा है, 2 कौन सा है।
इसको भी मैंने वही सोफा लेदर दे दिया। और वाइल माई फेसेस आर सेलेक्टेड, यूवी प्लेनर मैपिंग ऑप्शन बॉक्स, W प्रेस करो ताकि आपको एक्सिस पता चले कि कौन सी है, Z एक्सिस है ब्लू वाली, सामने से मुझे मैप करना है, तो इसको भी Z एक्सिस करते हुए मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, ये मेरे पास मैप आ गया। हाँ मेरे हिसाब से ये ठीक है। अगर थोड़ा सा और छोटा करना चाहें, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है, सीट बन गई फर्स्ट क्लास। इसी को उठाया, कंट्रोल D किया, डुप्लीकेट उठा के इसको अभी हम एडजस्ट कर देंगे कि ये यहाँ पर आ जाए, कंट्रोल D, ये चीज़ यहाँ पे आ गई, ये आपके पास एक और सोफा बन गया। राइट क्लिक फ्रंट व्यू, यहाँ से मिला हुआ है, ये भाईजान थोड़ा सा हिला हुआ है, इसको इधर लिया, उस हिसाब से एक मिनट इसकी जरा अलाइनमेंट सेट कर दें। ठीक, 4 ये इससे टकरा रहा है, ये इससे टकरा रहा है, और इसको उठा के हमने 4 प्रेस करके इसके साथ टच कर दिया, ताकि अब गैप वगैरह सफाई जो काम हम करते हैं ना, पूरा कारपेंट्री वाला काम पूरा करना है। ठीक, उस हिसाब से ये सोफा थोड़ा इधर, ये भी इसके साथ टच हो रहा है। और अब अगर मैं चेक करूँ तो ये बाहर हो गया, मतलब वर्टेक्स में जाओ, इसको हमने गुजारा कर दिया था, इसको अंदर ला के आपने यहाँ पे फिनिश कर देना है ताकि प्रोपोर्शन सही रहे। ये सोफा था, इसको भी उठा के हमने इधर तक, और ये चीज़ 5 6, ये आपके सोफा सेट्स आ गए। अब इन तीनों को मैंने किया सेलेक्ट, राइट क्लिक असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, वही सोफा लेदर दे दिया, ये आपके लेदर के सोफा है फर्स्ट क्लास। आई थिंक थोड़ा सा इनको आप नीचे कर दो, ठीक है, बहुत आला। और फिर आउटलाइनर ओपन की। अब दूसरी एक चीज़ जो मेरी दुआदा रहती है कि नेमिंग, इन सोफास को आपने नेम नहीं दिया, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल SOF सोफा सीट अंडरस्कोर 1, इसी तरह से सीरीज ये सोफा SEAT सीट अंडरस्कोर 2, और SOFA अंडरस्कोर SEAT सीट 3 वगैरह, ठीक है। ये 3 सीट्स आ गई, और फिर ये बाकी बैक आ गया। इन तमाम को सेलेक्ट किया, एडिट में गए, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, ठीक। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करूं तो देखो माया ने सारे ऑप्शंस रिमेंबर किए। माया को याद है कि हम जब माया खोला था, खोलने के बाद से लेकर इस पे बेवेल भी किया, एक्सट्रूड भी किया, चैम्फर भी किया, इस तरह से हर ऑब्जेक्ट के ऑपरेशन को रिमेंबर करता है कि खोलने के बाद किस पे क्या क्या आपने किया हुआ। समटाइम्स ये चीज़ हमें आगे ज़रूरत पड़ती है, समटाइम्स फिर आगे चल के सीन को हैवी करना शुरू कर देता है। जब मॉडल हमारा हैवी होते हैं फिर वो इस वजह से होना शुरू हो जाता है। तो जब मुझे पता है कि मैंने सोफा पे सारा काम तमाम किया, तो मैंने सारे इसके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, एडिट में गए, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री करके डिलीट कर दी। अब उसकी जितनी भी हिस्ट्री थी सबकी क्लियर हो गई, तो थोड़ा सा सीन हमारा ऑप्टिमाइज हो जाता है। अगेन इन तमाम को हमने नेम्स नहीं दिए, तो कोशिश करो नेम दे दो। फिर सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल G करके मैंने SOFA सोफा अंडरस्कोर 1 करके फाइनल कर दी। फिर आ जाते हैं असल मकसद के ऊपर, जिसके लिए इस भाईजान को भी हमने खड़ा किया था, ठीक है। अगर ये मेरा हजरत शरीफ है तो आप चेक करो कि सोफा बहुत छोटा बन गया, ठीक है। इस हिसाब से अब मुझे इसका प्रोपोर्शन सेट करना पड़ेगा। और क्योंकि ग्रुप बनाया था, हमें पता है कि अच्छा अभी मैंने कंट्रोल G प्रेस किया था और ग्रुप, ये आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी किया था, ग्रुप सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। ग्रुप करने के बाद एक चीज़ याद रखो कि उसका जो पिवट पॉइंट है, ठीक है, हर ग्रुप का वो PIVOT पिवट विल बी एट सेंटर और IGIN ओरिजिन, ठीक। मतलब जितनी दफ़ा भी हम ग्रुप करेंगे, हर दफ़ा ग्रुप करने के बाद उसका पिवट पॉइंट उसके XYZ के 0 0 पे आ जाएगा, ठीक है, सेंटर पे ऑब्जेक्ट पे नहीं होगा। उसके लिए फिर हम जाते हैं मॉडिफाई सेंटर ऑब्जेक्ट, सेंटर पिवट। तो पिवट पॉइंट को एक मिनट, एक्चुअली उसने इसको भी पिवट में डाल दिया, ठीक। अब आ जाते हैं इधर मॉडिफाई सेंटर पिवट। अब क्या बचा मेरे भाई, अच्छा ये क्यों भी रह गया, डिलीट ग्रुप, मॉडिफाई सेंटर पिवट, पिवट पॉइंट इसके सेंटर पे आ गया। अब इसकी स्केल थोड़ी, अब क्योंकि ग्रुप कर दिया है, हिस्ट्री डिलीट कर दी है, अब इकट्ठा उठा के इसकी थोड़ी साइज बड़ी करें, ताकि जब ये हजरत इस पर बैठे तो हमें इसकी साइज़ के प्रोपोर्शन जो है वो थोड़ा सा सही लगे। तो मेरे हिसाब से ठीक है, इतना ना, इतना होना चाहिए, या 1.5 कर लेते हैं, 1.5, ठीक। ये फिक्स साइज आ गई इसकी। ये एक सोफ़ा यहाँ पे हमारे पास डन हो गया। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दो ताकि ये आपके, ठीक है।
अब दूसरी एक कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, जब प्लेसमेंट होती है तो इसको यहाँ पे रख दिया। मेरे हिसाब से सोफ़ा ठीक है। जब इसको अगर मैं थोड़ा सा करीब से जाके देखूँ तो पता चला कि सोफ़ा और ज़मीन के बीच में गैप आता है। ठीक है, ह्यूमन जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम प्लेस करते हैं ये फैक्टर आ जाता है। और वजह उसमें फिर प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप लाइटिंग करोगे तो नीचे गैप आ जाता है, रोशनी सही नहीं बैठ रही होती। तो फिर उसको फ्रंट व्यू में गए, फॉर एग्जांपल 4 प्रेस करके हम चेक कर लेते हैं कि यार ग्रिड पे ऑब्जेक्ट हमारा है कि नहीं है। या फॉर एग्जांपल राइट व्यू में जाके चेक कर लो कि ये अगर ग्रिड पे मेरा ऑब्जेक्ट है, इज इट ऑन माय एक्सिस और नॉट। ठीक है, तो ये जो 4 व्यूज़ है हमारे पास, डू ट्राई टू यूज़ दीज व्यूज़ रेगुलरली, ताकि हम इसको ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट के हिसाब से, एंगल्स के हिसाब से, अलाइनमेंट के हिसाब से इसको कंटिन्यूसली चेक करते रहें। ठीक है, ये तो एक बना सोफ़ा। फिर पूरे सोफ़ा को कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट मारा, यहाँ पर आए 90 डिग्रीज में इसको किया रोटेट, डब्ल्यू इसको उठा के यहाँ पे रखा, 2 सीटर ये एक और हो गया। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मैंने कहा यार ये सीट भी गायब, ये सीट भी गायब। ये हजरत जो थे राइट क्लिक वर्टेक्स, होने के सारे वर्टेक्स सेलेक्ट करके यहाँ पे ले आए, इस भाईजान को सेलेक्ट करके इधर लेकर आया। ठीक, राइट क्लिक, अब वर्टेक्स, ये सारे वर्टेक्स सेलेक्ट करके थोड़ा सा इधर, तो ये मेरे पास एक मेरा 2 सीटर बन गया। इसी तरह से अगेन आउटलाइनर में गए तो ये सोफ़ा 2 हो गया। इस सोफ़ा को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, यहाँ पर आकर इसको रोटेट करा देते हैं -90 F, ताकि फ्रेम हो जाए। डब्ल्यू प्रेस करके, सॉरी इसको थोड़ा इधर रखा। अब की बार इसको भी डिलीट मारा, इसको भी डिलीट मारा, भाईजान इधर आ जाएं, इसकी सारी वर्टेक्स सेलेक्ट की, इसको करीब में ले आए। अगेन मैं अब यहाँ पे स्केल नहीं कर रहे कंपोनेंट्स, हम वर्टेक्स वाइज एडजस्ट कर रहे हैं, ताकि वो जो हमने नीचे ग्रूव्स वगैरह बनाए थे, वरना वो भी स्केल होकर साइज खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मेरी कोशिश रहती है कि प्रोपोर्शन वगैरह सेम रहे। इसको भी उठा के फिर हमने इसके साथ प्लेस कर दिया, राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स, और फिर बाकी की चीज़ें जो थी यहाँ पर आ गई। ठीक, तो ये सोफ़ा सिंगल सीट, अगेन फिर मॉडिफाई, सेंटर पिवट कर दो, और फिर इसी को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दो। ठीक, तो ये आपका एक कमरे का बेसिक सेटअप पूरा तैयार। दोनों सोफ़ा सेलेक्ट किए हमने, डब्ल्यू से मैंने कहा यार ये थोड़ा सा इधर, इस सोफ़ा 2 सीटर वाले को उठाया था, थोड़ा सा पीछे ले गए। ठीक, अगर आप चाहो तो टॉप लेवल में चले गए, 4 प्रेस किया, अब इसकी अलाइनमेंट वगैरह जो है आप एडजस्ट कर दो कि यार ये एक इधर आ जाए। सोफ़ा 1 जो था इसको भी दीवार से लगा देते हैं कुछ यहाँ पे। सोफ़ा 2 इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा, और ये जो दोनों सोफ़ास थे इसको इधर किया, ताकि अब ज़रा कमरे की जो पोजीशन थी सेंस बनाना शुरू हो गई। मैंने कहा बड़ा परफेक्ट। टेबल पे आ जाते हैं, भाई की टेबल बनानी है, और दोबारा मेहनत करें टेबल के लिए भी। ठीक, डब्ल्यू, कंट्रोल डी, इसी की डुप्लीकेट मारी। अब ये डुप्लीकेट इस ग्रुप के अंदर है। ठीक है, मैंने आउटलाइनर खोला हुआ है, विंडो आउटलाइनर यहाँ से हम खोल सकते हैं, तो ये अलग से खोलकर विंडो आ जाएगी, या अगर आप इस पर क्लिक करो आइकॉन पे, दिस इज पर्सपेक्टिव प्लस आउटलाइनर, तो आउटलाइनर आपके साथ अटैच होकर व्यूपोर्ट में आएगा। आउटलाइनर में मुझे सारा इसका आइडियाज पता चल रहा है कि सीन कैसे जा रहा है। तो जब मैंने इस टेबल को सेलेक्ट किया या टॉप को, तो ये मेरे पास इस ग्रुप के अंदर है, तो मैंने इसको ओपन किया, ये आ गया टेबल टॉप। इसको मैं नाम दे देता हूँ टेबल टॉप। ठीक, डब्ल्यू प्रेस, इसको मिडिल माउस से क्लिक एंड ड्रैग करके अलग करके ड्रॉप कर दिया एम्प्टी एरिया में, तो ये उस ग्रुप से बाहर आ गया। ठीक है, सिंपल तरीका। किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप से बाहर निकालने के लिए उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, मिडिल माउस में स्क्रॉल व्हील जो है उनके प्रेस करके बाहर ड्रॉप करो, ये आपका टेबल ड्रॉप बाहर होकर ड्रॉप हो गया। मैंने कहा बड़ा परफेक्ट हो गया ये तो काम। इसको आ जाता है पहले स्पेस बार, टॉप व्यू, 4 प्रेस किया, सेंटर पे रखा, राइट क्लिक करके वर्टेक्स में चले गए, ये 2 वर्टेक्स, इसको इधर, ये 2 वर्टेक्स, इसको इधर, फिर फ्रंट व्यू में आ गए, ये वर्टेक्स पकड़ी ऐसे, इसको थोड़ा सा और ऊपर से इसको भी थोड़ा सा नीचे लेकर आ गए। 3, 5, 6, ये टेबल टॉप तो बन गया मेरा सेट। ठीक है, हमने टेबल टॉप इसी का बनाऊं कि लेदर वाला बनाऊं? नहीं, लकड़ी सही है यार, लेदर सही है। मिडिल लेदर का होना चाहिए, मतलब ये वाली मेहनत उठानी पड़ेगी, बल्कि ये तो ऑलरेडी किया हुआ है ना हमने। ठीक, चले
एक मिनट इसको साइड में रखते हैं। यू मीन टू से कि मुझे इसको करना चाहिए टेबल टॉप, ठीक है। इसको कर देते हैं 0 डिग्रीज W, ये चीज़ आ गई। इसमें ये होगा कि लेदर का टॉप और बाकी इर्द गिर्द का, ठीक है, ये भी बात थी। तो राइट क्लिक करें, टॉप व्यू में चले गए, 4 प्रेस किया और राइट क्लिक वर्टेक्स, थोड़ा सा इसको इस तरह से, थोड़ा सा आई थिंक इसको भी इधर, एंड इंस्टेड ऑफ स्केलिंग आई एम ट्राइंग टू यूज दिस थिंग, राइट क्लिक पर्सपेक्टिव, 5 प्रेस किया, 6 प्रेस करेंगे तो टेक्सचर आ जाएगा। होपफुली मैं भी अपने लेगेसी व्यू बोर्ड के अंदर हूँ। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, ये तो हमारे भाईजान आ गए ऐसे, ठीक। अब आनी है इसकी लेग्स, ठीक। तो लेग्स के लिए भी कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, ठीक। सोचो कंट्रोल डी से हम क्या क्या कर सकते हैं। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, हाँ क्या कर सकते हैं, मल्टीकट वल्टीकट नहीं, मैं इसी को डुप्लीकेट जिंदाबाद, ठीक। इसी को उठाया, छोटा सा पाया बना दिया, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट, बड़ा महंगा बनेगा वो, ठीक। इतना लेदर, हाँ ठीक है। ये पाए के हिसाब से ये चीज़ आ गई। राइट क्लिक फ्रंट व्यू में चले गए, राइट क्लिक वर्टेक्स, सॉरी इसी की वर्टेक्स चाहिए भाई मुझे, ऑब्जेक्ट मोड, ये आ गया। इसी की राइट क्लिक वर्टेक्स ऑन की, इसी की वर्टेक्स सेलेक्ट की और इसको उठा के हमने थोड़ा ज़्यादा हो गया नहीं, यहाँ तक टेबल आनी चाहिए। अच्छा, राइट क्लिक वर्टेक्स, पर्सपेक्टिव 5 6 ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसका पाया और ये इसकी टेबल, कुछ यूँ। अब थोड़ा सा तमीज़ करते हैं, इसको थोड़ा पतला कर देते हैं, क्योंकि ये वैसे मोटा ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये जो पाया है इसको थोड़ा बारीक करना पड़ेगा। वर्टेक्स इसकी थोड़ी सी हम बारीकी और बढ़ा देते हैं। राइट व्यू और इसको भी हम बारीकी से, ठीक। कंट्रोल डी, चला अगेन टॉप व्यू में जाके 4 प्रेस किया, इसको मैंने कह दिया F, भाई इसको उठा के हमने इस कॉर्नर पर रखा, मेक श्योर करें इसको इस कॉर्नर पे, कंट्रोल डी, इसको इस कॉर्नर पे। अच्छा, अब इसकी 2 साइड्स पे आई थिंक वो लगा हुआ है, बल्कि एक साइड कर लेते हैं, कंट्रोल डी, इसको इधर पर्सपेक्टिव 5 6। तो जो लेदर है एक इस साइड पे, एक इस साइड पर है, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। इसका मतलब इसको सेलेक्ट करो, मॉडिफाई, सेंटर पिवट, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो ऐसे, ताकि ये 2 कॉर्नर्स पे हमें लेदर नज़र आए। जैसे ये 2 कॉर्नर्स पे लेदर है, इसी तरह से इसको सेलेक्ट किया और इसको उठा के हम यूँ कर देंगे 180, ठीक। W, इसको वापस अंदर, एंड फाइनली अब ये 2 कॉर्नर्स प्लेन थे वो थे, इसको भी उठा के हम 0 और आई थिंक एक और दफ़ा 90, ठीक। अब आ जाता है वापस टॉप व्यू 4 एंड देन इसको भी वापस यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ठीक, ताकि दोनों का लेदर बाहर की तरफ 5। अगेन ये जस्ट आइडिया, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। अब टेबल अजीब सी लग रही है यार, चले व्हाटएवर, ठीक। तो ये हमारे पास यहाँ तक रूम का बन गया। इसी तरह से राइट क्लिक किया, असाइन न्यू मटेरियल, पूरी दीवार को सेलेक्ट करते हुए मैंने लैम्बर्ट दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया
वॉल्स अंडरस्कोर मटेरियल, दीवारों का कलर आप जो चाहे रखना चाहे रखो, टेक्सचर देना है येलो कलर करना है, इट्स अप टू यू। फॉर एग्जांपल इन दिस केस मैंने लाइट क्रीम कलर दे दिया इसको। फिर थोड़ी सी हम एम्बियंस बढ़ा देते हैं। कलर के अंदर तो एक स्टैंडर्ड कलर है, ट्रांसपेरेंसी मीन्स आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो जाए, ठीक है, हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया। इसमें फिर एक चीज़ है एम्बियंट कलर। एम्बियंट कलर का मतलब ये कि आपके ऑब्जेक्ट में जो है वो कितना रोशन, कितना ब्राइट होना चाहिए। कभी कभी कलर थोड़े डल होते हैं, कभी कभी हम कलर्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल बाहर का अगर आपको नजर आ रहा है इस टाइम जो पिंक है वो बड़ा एम्बियंट है, हालांकि वो रोशनी की वजह से है, पर वो हमें नजर आ रहा है कि यार बाहर का पिंक बड़ा ब्राइट है और यहाँ कमरे का थोड़ा सा डल हो जाता है, तो उसको हम एम्बियंस बढ़ाने को करते हैं। अब इसी का चीज़ यहाँ पे आप आउटपुट अगर रखो, जैसे मैं एम्बियंस बढ़ाऊंगा तो कलर आपका ब्राइट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, व्यूपोर्ट आपका ब्राइट, मतलब आपको कलर में थोड़ा सा रोशनी, थोड़ा शोकी, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ गई है। इसको हम वर्ड कहते हैं एम्बियंस। यार एम्बियंस इसकी थोड़ी हम बढ़ा देते हैं, ये टेक्निकल वर्ड है, तो थोड़ा सा हमने इसको एम्बियंस बढ़ा दी ताकि रूम मुझे रोशन नजर आए। अब येलो येलो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं भी इसको थोड़ा सा मैं हल्का येलोइश कर देते हैं ताकि फ्लैट हो जाए। इसी तरह से फिर छत आ जाती है, तो छत को राइट क्लिक किया, फेसेस सेलेक्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। इन फेसेस को राइट क्लिक किया, असाइन न्यू मटेरियल, अगेन लैम्बर्ट क्योंकि शाइन नहीं चाहिए, और इसको मैं नाम दे दूंगा रूफ अंडरस्कोर एम्प्टी, और रूफ को मैं नाम दे दिया एंटर। कलर इसका हम कर देंगे मेरे भाई प्योर वाइट। वाइट करने के बाद इसकी भी एम्बियंस हम बढ़ा देंगे ताकि छत भी जो है बड़ी रोशन रोशन नजर आए, लाइट ज़्यादा हमें ज़रूरत ना पड़े क्योंकि वो हम लाइट ऊपर से नीचे फेंकते हैं। फिर आ जाते हैं नीचे फ्लोर का, तो फ्लोर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसी तरह से 10। राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, और फ्लोर को हम दे देंगे ब्लेंड, ठीक। इसको नाम दे दिया फ्लोर अंडरस्कोर एम्प्टी। अगेन हर मटेरियल को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नाम ज़रूर देता जाए। फाइल असाइन कर दी, इसको मटेरियल में गए, और मेरे पास एक टाइल एंड फ्लोर था, तो क्योंकि मेरा पूरा थीम वुड का ही है, तो इफ़ आई कैन सर्च अ वुड टेक्सचर, सारे फ्लोर पैटर्न्स ब्ला 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 नहीं, वो ये भी जा सकता है। फ्लोर वुड, चला ये दे देते हैं, ठीक है। ये फ्लोर वुड दिया, प्रॉब्लम यह है कि ये टेक्सचर सही नज़र नहीं आया, चेक मोड, ठीक। तो राइट क्लिक किया। अब अगेन मैंने एक ही रूम है उसकी वॉल्स को अलग अलग किया हुआ है, अगर आप चाहो तो अलग अलग 4 प्लेन्स रख के भी दीवार बनाई जा सकती है, ज़रूरी नहीं कि बॉक्स से बनाई है, ठीक है। फिर इन प्लेन्स को सेलेक्ट किया, यूवी में गए, प्लेनर मैपिंग के ऑप्शंस में गया मैं, प्लेनर मैपिंग के कंट्रोल Z, यूवी प्लेनर मैपिंग के ऑप्शंस में गए हम, और वाई एक्सिस से करेंगे क्योंकि ऊपर से इसकी मैपिंग करनी है मैंने, तो प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर टेक्सचर बड़ा बड़ा आ गया, तो मैंने कहा था इसको एक तो हम 2D प्लेस टेक्सचर मोड से टाइलिंग बढ़ा सकते हैं, या यहीं से जो मैंने अभी मैपिंग की है, इस मैपिंग की मैं स्केलिंग को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, तो वो भी मेरा टेक्सचर को कम ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जांपल इसके थोड़े टेक्सचर को इस तरह से एडजस्ट कर दिया विजुअली, यार दिस इज़ मच बेटर, तो लकड़ी का टेक्सचर इस पर ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ऑब्वियसली इस पर शाइन वाइन मुझे भी कंट्रोल करनी है, तो फिलहाल ये चीज़ यहाँ पे। उसके बाद अब यही रूफ, खिड़कियाँ आ गई, अब इन खिड़कियों के साथ भी हमें करना है टेक्सचर, राइट क्लिक, फेसेस, एक ये फेस, ये चारों बीच के फेस सेलेक्ट किए। अब मुझे इसके तमाम फ्रेम सब चीज़ें सेलेक्ट करनी है, तो बजाय कि मैं क्लिक करूँ कोने पे जाऊँ, अगेन मैंने चारों फेसेस बीच के सेलेक्ट किए, ठीक है। 5 एंड वी कैन सी दैट, और फिर शिफ्ट, फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप, जब तक कि वो दीवार तक नहीं आता। फिर मैंने वापस कॉमा प्रेस किया ताकि श्रिंक सिलेक्शन हो जाए। अब ये पूरी खिड़की सेलेक्ट हो गई, राइट क्लिक किया, असाइन न्यू मटेरियल, इसको मैं दे देता हूँ फॉर्म। फॉर्म भी शाइनी मटेरियल है पर थोड़ा सा हल्का होता है कैलकुलेशन में, तो क्योंकि सिर्फ फ्रेम आएगी, तो मैंने इस फ्रेम को कह दिया कि यार तुम्हारे पास जो होगी वो एक ब्राउन सी फ्रेम आनी चाहिए जो हम एल्यूमिनियम की यूज़ करते हैं, ठीक। इसको भी थोड़ा सा एम्बियंस दे दी, क्योंकि एम्बियंस नहीं दो
ये ब्राउन ही ठीक है। और शाइन जिसके ऊपर होगी वो मैंने कह दिया थोड़ी सी कम, ठीक है, जितनी बड़ी शाइन या कम शाइन, मैंने कहा हल्की सी डॉट कम हो। स्पेकुलर कलर को भी थोड़ा कम कर दिया ताकि बिल्कुल हल्की सी शाइन आए। फिर इसमें रिफ्लेक्टिविटी 0.5 है, मतलब 0.5% रिफ्लेक्ट करेगा। मैंने कह दिया इसको सिर्फ 0.1 कर दो, बिल्कुल हल्की सी रिफ्लेक्शन हो, ज़्यादा ना हो। ठीक यही चीज़ मैंने इसके साथ करनी है। पहले क्लिक एंड ड्रैग किए सेंटर के फेसेस, ठीक, ग्रो 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 जब तक कि मुझे लगे कि यार दीवार पे नहीं आ गया। फिर एक दफ़ा श्रिंक कर दो तो पूरी फ्रेम सेलेक्ट हो गई। राइट क्लिक किया, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, और फॉर्म मटेरियल मैंने इसको भी असाइन कर दिया। अब अगेन फॉर्म को मैंने नेम नहीं दिया था तो बेहतर था कि मैं फॉर्म को अच्छा राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट्स, फॉर्म आ गया। अब मैंने इसको दे दिया विंडो FRAM फ्रेम अंडरस्कोर मटेरियल, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, ये विंडो फ्रेम का मटेरियल आ गया। अब आ जाते हैं खिड़की के ऊपर। या अल्लाह, ठीक, वेरी क्विकली एक फ्रेम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, इसको हम ब्लेंड दे देंगे। ब्लेंड देके अब अगर ये ट्रांसपेरेंट करना है ग्लास के तौर में, ठीक है, तो इसको मटेरियल कलर हम कर देंगे ब्लैक और ट्रांसपेरेंसी हम कर देंगे फुल, ठीक, और इसका नाम दे देते हैं विंडो MIRR मिरर अंडरस्कोर टिक। कलर ब्लैक कर दिया। कलर ब्लैक इसीलिए क्योंकि टेक्निकली गिलास का कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है। उसको कलर ब्लैक करके हम ऑब्जेक्ट को दे देंगे मटेरियल, तो वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो फिर हम बैकग्राउंड में कोई फूलों पत्तों की या तस्वीरें रख देंगे तो फिर हमें क्लियर नजर आएगा। अभी पर्दे वर्दे बनाना बाकी है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि ये मिरर हो जाए, ठीक है, मिरर इफेक्ट क्रिएट करना है मुझे, तो फिर मैं उसी वापस मटेरियल एट्रीब्यूट जो वॉल्स का नहीं, सॉरी, अब इसको मटेरियल में सेलेक्ट करना है, मटेरियल सेलेक्ट करना है, मटेरियल एट्रीब्यूट, इसका राइट क्लिक फेसेस, इस गिलास का मटेरियल एट्रीब्यूट फॉर्म, तो हम कलर ब्लैक करके ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। मुझे भी मिरर बनाना, आईना जो बनाना है, यार ये शीशा है और ये पूरा मिरर के तौर पर बिहेव करे, ठीक है। कलर भी ब्लैक कर दिया, ट्रांसपेरेंसी भी ख़त्म कर दी, और फिर हम आ जाएंगे नीचे। इसेंट्रिसिटी, ये तो कोई मैथमेटिकल नेम है, सम हाउ शाइन को कंट्रोल करता है कि बिल्कुल जीरो कर दें तो शाइन जीरो हो गई, शाइन आपने बढ़ा दी तो बहुत ज़्यादा शाइनी ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें थोड़ी सी शाइन कंट्रोल करनी है कि ऑब्जेक्ट की ग्लास की शाइन कितनी हो। तो मैंने थोड़ी शाइन इसकी हल्की कर दी ताकि हल्की सी शाइन शार्प प्यारी लगती है। और फिर स्पेकुलर कलर, शाइनिंग का कलर क्या हो, अमूमन इसको हम कम कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं लाइट के हिसाब से कि जो लाइट है उस हिसाब से शाइन है। फाइनली रिफ्लेक्टिविटी, मिरर रिफ्लेक्टिविटी 100% होनी चाहिए, फुल रिफ्लेक्टिव, मिरर है रिफ्लेक्टिव फुल होना चाहिए। तो जब मिरर बनाते हैं सिर्फ ये करते हैं, कलर ब्लैक कर दिया, शाइन को आप कंट्रोल करो ना करो, थोड़ी सी शाइन कम करते हुए रिफ्लेक्टिविटी हम फुल कर देते हैं। तो जब रिफ्लेक्टिव फुल होगी तो पूरे एनवायरनमेंट को फुल रिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल ये रखना कि अभी मेरा एनवायरनमेंट सामने कुछ भी नहीं है, तो उस वजह से रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम में आएगी। तो ऑब्वियसली जब रूम आप कंप्लीट करोगे तो वो जो नीचे पोर्शन मैंने हाइड किया था वो दीवार भी ऊपर ला के रख देंगे। तो जब रिफ्लेक्ट अंदर से हम कैमरा रखेंगे तो अंदर का रूम ही आपका मिरर के तौर पर रिफ्लेक्ट करेगा। बस सिर्फ रिफ्लेक्शन के मटेरियल के लिए इतना करना पड़ता है बेसिकली, ठीक है। फिलहाल मैं इसको ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं ताकि भले इनर रिफ्लेक्टिविटी भी रहे और फुल और हल्का सा, और ट्रांसपेरेंट मैंने 50% कर दिया ताकि फुल ट्रांसपेरेंट ना हो, हल्का सा मटेरियल हमारे पास ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये चीज़ इधर, ये जो मैंने इसको ऑब्जेक्ट मोड कर दिया। अब अगर मैं चैनल बॉक्स में हूँ तो सी इसके ऊपर ये इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री बनी हुई है। पॉलीक्यूब बनाया था, फिर इसको चिप किया, सेपरेट किया, नॉर्मल सही किए थे, फिर स्प्लिट रिंग्स लगाई थी, फिर एक्सट्रूजन, बेवेलिंग, एक्सट्रूजन, ये हिस्ट्री ऐसे ऐसे बिल्डअप होती है। अब भी मुझे हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया एडिट, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, यार इसकी भी हिस्ट्री डिलीट कर दो, मुझे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और कुछ चीज़ नहीं करनी। ये प्लेन मुझे भी फिलहाल नहीं चाहिए, रेफरेंस मेरे लिए सही हो गया, बंद कर दिया। एंड नाउ यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट विद दिस थिंग। अभी इस तरह से हम इसमें, ये वैसे बनाना है, रूम गए थे, मुझे ऑफिस का रूम बनाना था, बन ड्राइंग रूम गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे हम फूल पत्ते पौधे रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाज बना के रख दिया, उसमें वाइजर से जाकर फ्लावर्स रख दिए, कुछ ट्रीज रख दिए, फ्रेम्स लगा दिए, लैंप्स लगा दिए, तो कुछ चीज़ें अभी और मॉडल करते जाएंगे तो वापस से इंक्रीज करते हैं, वैसे नहीं करेंगे, ठीक है। इसको फिर अभी हम और कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल यहाँ तक आई थिंक बहुत ज़्यादा टूल्स हो गए एक साथ हैं यार। टेबल मजा नहीं कर रही है पाए,
थोड़ी ज़्यादा मोटी भी हो गई, इसका इफेक्ट कुछ और करना पड़ेगा। चलो बहरहाल ये चीज़ है। अब नेक्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली रूम को पूरा रियलिस्टिक बनाने के लिए लाइट्स और फिर फ्रेम बाकी चीज़ें बनानी। अभी अगर आप ऐसे रेंडर करोगे तो कुछ भी करोगे आपको लगेगा यार इनकम्प्लीट रूम है। तो कर्टन्स हमें थोड़ी बनानी पड़ेंगी या ब्लाइंड्स कुछ बनानी पड़ती हैं रूम्स को अच्छा लगने के लिए। एक पिक्चर फ्रेम्स 2-3 हम मॉडल करके ऑब्जेक्ट बना के फ्रेम बना के ऐसे ही एक्सप्रेस करके उस पर टेक्सचर लगा के फ्रेम रख देंगे। एक दो वाज बना के यहाँ पे साइड टेबल्स बना के उसमें वाज रख देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रग बना के, वही रग बनाने से मकसद ये कि बॉक्स प्लेन रख के रग का टेक्सचर आ जाएगा। फ्रेम भी इसी तरह से, ऐसे ये फ्रेम बनाई थी छोटी सी पतली फ्रेम दीवार पर लगा के उस पर इंस्टेड ऑफ दिस टेक्सचर हम वो टेक्सचर दे देंगे। तो चीज़ें बना के फिर लाइटिंग और फिर रेंडरिंग का मेंटल ले पे जाके बात करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह यहाँ तक चीज़ करो तो नेक्स्ट वीक तक फिर जब आके इस पर फिर हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट्स मैं भी थोड़ा कंप्लीट करके फिर इस पर हम लाइटिंग और मेंटल ले पे स्विच कर देंगे। यार अब इसको मेंटल ले से फाइनल हम रेंडर कैसे करें। अभी यहाँ तक इसको रहते हुए अगर मैं रेंडर करूँ, रेंडर सेटिंग्स में गए तो अच्छा रेंडर करने के लिए मीन्स आउटपुट फाइनल निकालने के लिए, ठीक है। अभी तो ये बना हुआ है, फाइनल आउटपुट इसका कैसे निकलेगा तो ये रेंडरिंग के सेटअप है। तो एक इसके सब जो लास्ट है इस पर फिर क्लिक, नया सॉफ्टवेयर, क्वालिटी कलर कस्टम है तो हल्की क्वालिटी निकालेगा, रेंडरिंग मजा नहीं करेगी। प्रोडक्शन क्वालिटी ऑन कर दें, ठीक है, ताकि डिफॉल्ट सेटिंग है प्रीसेट है प्रोडक्शन पे आ जाएगा। और फिर नीचे एक और ऑप्शन हमें आपको ऑन करना पड़ता है रे ट्रेसिंग का। रे ट्रेसिंग से ये होगा कि उसकी रे ट्रेसिंग जो रिफ्लेक्शन शेडोज कैलकुलेशन है वो करेगा एक्यूरेटली। तो मैंने रे ट्रेसिंग भी ऑन कर दी, बस क्वालिटी ऑन कर दी। फाइल साइज यहाँ से आप आके बता सकते हो कि भाई कैमरा पर्सपेक्टिव है, फाइल साइज फॉर एग्जांपल फुल एचडी हो। एंड नाउ इफ यू क्लिक ऑन रेंडर तो ये आपको थोड़ा सा टाइम लेगा बट रेंडर करके दे देगा। ठीक, और अब सीन पूरा रेंडर है। दो चीजें हैं, पहली चीज कि सीन तो रेंडर हो गया, दीवारों का कलर बिल्कुल बड़ा पता नहीं किया फीका हो गया, छत हमें वाइट कर दी थी और छत की मैंने एम्बियंस बहुत बढ़ा दी थी। तो इसी वजह से छत पे लाइट सही से पड़ भी नहीं रही पर फिर भी छत हमें सफेद नजर आ रहा है, जो हमारे लिए ठीक है। ब्लैक ज़्यादा हो गया और कलर फीके पड़ गए। वजह यह है कि मैंने कहा कि सामने दीवार नहीं है तो सामने इन्वायरमेंट बाय डिफॉल्ट हमारा ब्लैक होता है, तो वही ब्लैक रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ भी वही चीज़ रिफ्लेक्शन हो रही है। तो अब ये सोफ़ा ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हमें थोड़ा मटेरियल करेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ये सोफ़ा सेलेक्ट किया, इसके मटेरियल के एट्रीब्यूट्स में गए, सोफ़ा वुड मटेरियल, इफ़ यू कम इनटू इसेंट्रिसिटी इसकी शाइन थोड़ी कम करो क्योंकि बहुत ज़्यादा शाइन नज़र आ रही थी। मैंने कहा शाइन कम करो, रिफ्लेक्टिविटी 0.5, 50% ये चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेगा जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे अगर ये ज़मीन है तो अगर ये मार्बल है तो ये भी सिर्फ 0.1 से 2%, या फिर समटाइम्स हमें रेंडर करके चेक करना पड़ता है। इस वक्त इसको मैं 0.15 तक कर दूँगा, 0.1 तक बिल्कुल हल्की सी रिफ्लेक्शन, ठीक है। यही चीज़ आ जाएगी आपके इसके दूसरे मटेरियल के अंदर। सोफ़ा लेदर की भी शाइन मैंने कम की, बिल्कुल हल्का सा डॉट शाइन का नजर आएगा। रिफ्लेक्टिविटी लेदर में अमूमन बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। इसको 0.05 कर दी, डिपेंडिंग ऑन लेदर। टेक्सचर रेंडर करके देखेंगे कैसा जा रहा है हमारे पास, ठीक है। हाँ, तो मैंने इसकी शाइन थोड़ी सी कम की। रिफ्लेक्टिविटी हर ऑब्जेक्ट मुझे कंट्रोल करनी है। राइट क्लिक किया, फेस में गए, फ्लोर को उठाया मैंने, ठीक, राइट क्लिक करके इसके मटेरियल एट्रीब्यूट्स में आ गया। तो फ्लोर जो है उसके ऊपर भी शाइन देखो बहुत ज़्यादा बड़ा डॉट नज़र आ रहा है। इसकी भी शाइन मैंने कम की कि हल्की सी मुझे शाइन नज़र आए। एंड देन रिफ्लेक्टिविटी फ्लोर भी 50% बहुत ज़्यादा है, मैंने इसको 0.2 कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मतलब कम करता जा रहा है क्योंकि प्रीवियस जो रेंडर था जो मैंने किया था उसमें मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिविटी नज़र आ रही थी। मैंने कहा यार ये कम है, इसको थोड़ा सा 0.4 तक कर दो, थोड़ा सा कम करो, शाइन को थोड़ा सा कम कर दो। सोफास में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिविटी थी, हर चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहे थे, वो कम कर दिए हमने। इनफैक्ट इस इमेज को सेव कर देते हैं, क्लिक कर दिया ताकि मेरे पास सेव रहे। फिर आ जाते हैं विंडोज़ के ऊपर। विंडोज़ की भी रिफ्लेक्टिविटी है, हमने कहा यार इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने का दूसरा तरीका ये है कि आप इन्वायरमेंट को ही तब्दील कर दो, ठीक है। इन्वायरमेंट को तब्दील करने का एक तरीका जो और जल्दी से मैं ये बता दूँ तो वो ये था कि जो हम डिस्प्ले शो ऑन कर दिया। तो ये जो भाईजान हमारे गायब हुए पड़े थे, तो राइट क्लिक किया, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल और वॉल्स मटेरियल, इसको भी असाइन कर दिया और इसको उठा के वापस अपनी जगह पे ले आया। इफ आई करेक्ट, इसको उठा के इधर ले आए, इसको भी उठा के, ठीक। इनफैक्ट इफ यू डू 0 and you do 0 और
ऑब्जेक्ट आपका अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, अब आप जब रूम के अंदर जाके रेंडर करोगे तो होपफुली इट वुड रिफ्लेक्ट इट्स ओन थिंग। ठीक, राइट क्लिक फेस, इस फेस को सेलेक्ट करके मटेरियल एट्रीब्यूट में गया ताकि ये मटेरियल आ जाए। ये येलो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो इस कलर को सेलेक्ट किया, मैंने कहा यार इसको थोड़ा सा और ब्लूइश कर देते हैं। ब्लूइश भी नहीं, वाइट, पहले वाइट करो, वाइट से थोड़ा सा येलोइश कर दो और इसको डिफ्यूज लगा दो। एंड नाउ लेट मी डू अ रेंडर। ठीक है, अब हो गया सीन और भी ब्लैक। अब क्यों ब्लैक हो गया? लाइट्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि लाइटिंग, क्योंकि हमने अपने रूम को पूरा बंद कर दिया था तो पूरी लाइट ब्लॉक हो गई। तो वेरी क्विकली व्हाट आई विल डू इज इफ आई कम इनटू राइट क्लिक रेंडरिंग, एक मैंने क्विकली लगा दी आपकी एम्बिएंट लाइट रूम के अंदर। ठीक है, इसको 0.54 कर दिया। इसका कलर जो था वो हम कर देते हैं हल्का, और सिर्फ क्रिएट की 0 पे क्रिएट हो गई, दैट शुड बी फाइन। और इफ आई रेंडर इट नाउ, ठीक है, तो टेम्पररी हमारे पास एक थोड़ा सा रेंडर आया। अब इसमें ऑब्वियसली स्टिल जो फर्नीचर है उसकी शाइन बहुत ज़्यादा है, जो आपका लेदर था उसकी शाइन भी देखो बहुत ज़्यादा मुझे बता रहा है शाइनी है। और फिर इस पर अभी हमें थोड़ा सा बम्प मैप वगैरह कुछ अगर ऐड करेंगे ताकि थोड़ा खारदार हो। लेदर है तो इतना स्मूथ नहीं होना चाहिए, टेबल्स थोड़ा सा सेट, रूम हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक महफिल इख्तिताम हुई, इसको हम स्टॉप कर लेते हैं। 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया। सही है, समझ में चलें। बेसिक जो टूल्स हमने थोड़ा सा रिवाइज किए, इनफैक्ट क्विकली रिवाइज, असल में वही है कि आपको प्रोसेस देखना है। जो टूल्स मैंने अभी बताए थे, एक तो है एड डिविजन जो कल भी यूज़ किया था सेगमेंट्स बढ़ाने के लिए, फिर एक्सट्रूड ऑब्जेक्ट्स को एक्सट्रूड करने के लिए। एक्सट्रूड में सिर्फ ख्याल ये रखते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, बल्कि एक्सट्रूड की एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, राइट क्लिक फेसेस, एक फेस ये सेलेक्ट, एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये। ठीक, अगर मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो वो फेसेस को निकालेगा, पर आपको एक्सट्रूड को मूव करना है जेड ब्लू। ब्लू को जब आप मूव करोगे तो यू विल नोट कि हर फेस अपने अपनी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये अपनी तरफ गया, ये अपनी तरफ गया, वो अपनी तरफ गया, हर फेस अपनी अपनी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर आपने वाई में किया तो हर फेस वाई में अपनी अपनी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसीलिए ये जो टी वाला गिज़्मो है बड़ा काम का, बड़ा ज़बरदस्त है। ये डिफरेंट है जब आप W प्रेस करोगे। W प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली